Hello, guys, friends. Welcome to our new masterclass around the finance domain, जिसका बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार हो रहा था. And the mentor who is going to train you for the finance domain is none other than CA Saurabh Bansal sir. सौरभ बंसल सर मेरे बचपन के दोस्त हैं. बहुत मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाला है आपको गाइड करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए. और उनके आप जब क्रेडेंशियल सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, तो आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे. Number one, guys, he is not only a CA rank holder but also an MBA from IIM Ahmedabad. Yes, chartered accountant with a rank प्लस एमबीए फ्रॉम आईएम अहमदाबाद. और साथ ही साथ उनकी आर्टिकलशिप रही है बिग फोर से यानी कि ईवाई से, और इन्वेस्टमेंट बैंक में भी उनका एक्सपीरियंस रहा है मॉर्गन स्टैनली में, जो टॉप आपका बल्ज ब्रैकेट का इन्वेस्टमेंट बैंक है. मॉर्गन स्टैनली, उनके साथ भी उनका एक्सपीरियंस रहा है. एंड करंटली ही इज हेडिंग वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेजेस ऑफ द कंट्री, प्लस ही इज फुल टाइम इनटू द कैपिटल मार्केट्स. उनसे आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है फॉर द फाइनेंस डोमेन, जिसको आप अपने करियर में अप्लाई कर सकते हो और टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए, टॉप फर्म्स के लिए, टॉप कॉर्पोरेट्स के लिए एम कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो. सौरभ बंसल सर हैव अग्रीड टू मेक 3 master classes with us. Number one being the financial modeling and valuations, जहां पे आप different financial models बनाओगे, कंपनीज की वैल्यूएशन निकालोगे और बढ़िया तरीके से डिसीजन लोगे कि आपको कंपनीज की वैल्यू के हिसाब से क्या डिसीजन लेने चाहिए. और ये फाइनेंशियल मॉडलिंग की आपकी जो स्किल है, ये आपको बहुत सारे फाइनेंशियल डोमेन में काम आने वाली है. तो नंबर वन मास्टर क्लास होगी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन की. नंबर टू होगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. जो भी लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डोमेन में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मास्टर क्लास बहुत ही रेलेवेंट होने वाली है, जिसमें आप ट्रेन भी होगे साथ में कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में काम कैसे होता है. वो काम आप करोगे भी, सीखोगे भी, और साथ ही साथ आपको समझ आएगा कि टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में कैसे अप्लाई करना है और कैसे उनके इंटरव्यूज क्रैक करने हैं. और नंबर थ्री, जो लोग भी अपना करियर स्टॉक मार्केट्स की तरफ, कैपिटल मार्केट्स की तरफ बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक थर्ड मास्टर क्लास होगी विच इज अराउंड द स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको सारी चीजें स्टॉक मार्केट की सीखने को मिलेंगी, इक्विटी रिसर्च की सीखने को मिलेंगी, और आप अपना लॉन्ग टर्म करियर उस फील्ड में बना पाओगे. राइट, सो आई हैंड इट ओवर टू सौरभ बंसल सर. आपको जितनी यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है गाइस, उसको जरूर से अप्लाई करिए, इन डेप्थ उसको अच्छी तरह ग्रास्प करिए, और साथ ही साथ सर के साथ कनेक्ट करिए. आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास. बहुत मजा आपको आने वाला है. एंड सौरभ बंसल सर, लेट मी टेल यू, इज द बेस्ट मेंटोर आउट देयर. उनसे अच्छे मेंटोर आपको फाइनेंस डोमेन के लिए नहीं मिलने वाले हैं. So take maximum benefit out of his knowledge. I wish you all the best, and let's begin the masterclass. Hi friends, hi guys. My name is Saurabh Bansal and I welcome you to this course on valuation and financial modeling, a practitioner's perspective. Guys, this course is designed to link the theory that we have read or we will read going forward to the practical aspect and how the work actually gets done in corporations and also when we are taking decisions on the personal finance aspect. So we will try and combine both the theory as well as the practical side and try to see holistically that where does this valuation and financial modeling actually help us, right? This course is going to be very interesting. We will not keep it dry. We will use abundant amount of examples and case studies to make it worthwhile. We will keep on linking whatever that we learn, whatever that we study, whatever that we talk about to the practical aspect of things with the financial markets, with the scenarios which are currently going on, as well as the scenarios which have already happened in the past, not just in the Indian context, but also we will try and incorporate the global context and see that where do we really stand and how and what we can learn and absorb from this. All right. If there are any questions or queries, please feel free. Do not hesitate. We have a full suite of question and answers. Whatever that we study right now, that will be shared. All the doubts, whatever that may be, you may share on our discussion forum. We will take it up and we will address all of them. What I want from you is curiosity, lots of questions, and just enjoy the course and let's begin. So guys, before we talk about valuation and financial modeling, we need to understand that what is it that we are thinking of gaining from what we have committing our time here to learn. So what we are trying to actually think about what gain from this course is what is there in front of your screens.
right? This is going to be the agenda of our course, of the sessions of the 12 to 15 hours, 16 hours that we are going to put in, and also the exam that you guys are going to take at the end. So this is going to be the crux of everything that we do, right? So for the first 3-4 sessions, we will try and understand on how the valuation of the companies are getting done. And the companies are not just legal entities, companies are actual businesses which are being run, right? So जब भी हम बात करते हैं कंपनीज की, इट इज नॉट जस्ट अ लीगल एंटिटी कि हाँ भाई ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के अंदर और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नहीं। कंपनीज को हम ऐसे व्यू करेंगे कि वो एक पूरा बिजनेस है पीछे, it is a living breathing entity, right, which has its own dynamic sets of functions, and we are taking care of one very strategic aspect of the company, which is the financial side. We are going to look at from the accounting side as well, but more importantly we are going to study the finances of the company, on how they can be interpreted, on how the users of the financial statements who are sitting at the top of the pyramid, how are they using it, assimilating it, and using it to take decisions, right? The next 3-4 session, guys, we will try and study the financial models. We will try and build financial models, right? Brass tacks as they may be, but still we will try and understand the nuances. We will try and incorporate the so many variables, the moving parts which are there in trying to understand the business and trying to value a business. And we will try and come to a valuation, and we will study about it. Guys, this valuation and financial modeling is something which is valid everywhere, right? It is almost like omnipresent. It is like God in the financial markets. For the financial field, valuation and financial modeling, they go like hand in hand, right? चाहे आप equity research देख लीजिए, चाहे आप investment banking देख लीजिए, चाहे आप private equity में चले जाएं, चाहे आप वेंचर कैपिटल में चले जाएं, मे बी ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की कंपनीज को देख रहे हैं। वेंचर कैपिटल के अंदर बहुत ही अर्ली स्टेज कंपनीज को आप इवेल्युएट करोगे, प्राइवेट इक्विटी में मेच्योर बिजनेसेस होंगे, पब्लिक मार्केट साइड पे एकदम ह्यूमंगस लिस्टेड एंटिटीज होंगी, राइट? सिमिलरली इक्विटी रिसर्च में आप अपनी रिसर्च दे रहे होंगे कंपनीज को, कंसल्टेंसी हो, एडवाइजरी हो, इवन ऑडिट के अंदर भी आप एक व्यू लेते हो एज अ वैल्यूअर, that what is the value of the asset, what is the value of the business, and that you communicate to the users of the financial statements. Under the valuation of businesses, the following are the aspects that we are going to cover, right? So who is actually doing, right, the valuation of the companies? Who are the users of that valuation? So as you can see, the buyers, the sellers, the bankers, everyone uses that valuation. Buyers, you may ask why. Well, buyer can be strategic or financial, right? When you and I, right, for example, I invest in financial markets, you are also investing in financial markets. So जब हम एक स्टॉक लेते हैं या फिर हम एक डिबेंचर लेते हैं, हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, तो हम एज अ बायर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक शेयर के अंदर, राइट? तो एज अ बायर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, हम फाइनेंशियल बायर्स हैं, हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। द कंपनी इज नॉट रीचिंग आउट टू अस और एक्सपेक्टिंग स्ट्रेटेजिक एडवाइस फ्रॉम अस। On the same hand, there are private equity funds, there are venture capital funds, there are other companies who take strategic stake in companies, right? And who provide direction. Ki boss, we are going to appoint some of our board of directors. We are going to take some management decisions also, and we are going to put in our veto power also when you bring ordinary or special resolutions, so that you can move in a certain direction wherein there can be value enhancement in the company. So those investors are called strategic investors. It's a very vast field. You guys are going to enjoy it thoroughly. Bankers, guys, bankers can be commercial bankers or investment banks. Commercial banks are SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank. Investment banks इंटरनेशनल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, जहाँ पे हम लोग काम करना चाहते हैं हर जगह। तो बल्ज ब्रैकेट बैंक्स हो सकते हैं, सिमिलरली डोमेस्टिक बैंक्स भी हो सकते हैं, तो उनको भी चाहिए होता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास लोग आते हैं कि भाई किसी को कंपनी बाय करनी है, देन देयर आर सम पीपल हु रीच आउट टू देम एंड से सर हमें तो कंपनी सेल करनी है, तो आप उसके लिए एडवाइजरी दीजिए। तो उसके अंदर भी फिर मिक्स एंड मैच होता है। सो वैल्यूएशन क्यों चाहिए होता है? अभी हमने समझा हु आर द पीपल हु आर डूइंग वैल्यूएशन, बट व्हाट इज द नीड फॉर द वैल्यूएशन? Well, valuation can be required for any of the purpose, and all these purposes are actually a part of investment banking only. Investment banking का भी हमारा एक कोर्स है, वहां पे भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बिकॉज एज वी सेड दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं साथ में, दोनों जिगरी दोस्त हैं। जहाँ पे वैल्यूएशन है वहां पे आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग मिलेगा,
एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग हेल्प करता है आपको वैल्यूएशन करने में भी। अभी आपने देखा होगा कि भाई फंड रेजिंग के अंदर भारतीय हेक्सागॉन, जो भारतीय की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका आईपीओ आया, ब्लॉकबस्टर आईपीओ रहा, 500-600 का इशू प्राइस था, विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक्स 900 का शेयर प्राइस हो गया। उसके अंदर जो बैंकर्स हैं, दे हैव ट्राइड टू वैल्यू द कंपनी, राइट नाउ यू सी दे हैव ट्राइड टू वैल्यू द कंपनी at 600 rupees, at 550 rupees, and the market is assigning it a value of 900 rupees. So that is the magic of valuation, that is the magic of asset returns, that is the magic of equity investing. But on the same side, there is the other side also, wherein people lose money. So that is why markets are called satta bazaar also ना। सिमिलरली गाइस एफपीओ के अंदर यूज हो सकता है। वोडाफोन आइडिया का अभी एफपीओ क्लोज हुआ, 11 रुपीज का आया, और 13 रुपीज के अंदर मार्केट प्राइस था जिस दिन मार्केट ओपन हुई है। जिस दिन आईपीओ, जो एफपीओ के एडिशनल शेयर्स लिस्ट हुए, उस दिन जो मार्केट में रेट था वो 13 रुपीज का था, 2 रुपी का गेन ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 11 रुपीज, एंड फुल अलॉटमेंट थी टू ऑल द रिटेल पब्लिक। और जो रिटेल 2 लाख या बिलो की जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाली थी, फुल अलॉटमेंट मिली उनको। जिन्होंने 2 से 10 की डाली, उनको भी 2 लाख की फुल अलॉटमेंट मिली। जिन्होंने 10 लाख से ऊपर भी डाली, उनको भी 2 लाख प्लस कुछ एडिशनल मिला। और सबको बढ़िया रिटर्न देखिए गया है वोडाफोन आइडिया 20% का, विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 वीक। एमएनए के अंदर चाहिए होता है। आपने अगर रिसेंटली न्यूज देखी हो तो टाटा कंज्यूमर ने कैपिटल फूड्स को अक्वायर किया है अराउंड 2-3-4 मंथ्स बैक, जिसके अंदर कैपिटल फूड्स, हमारी फेवरेट कंपनी, जो कि चिंग्स, जो चाइनीज सॉसेज और चाइनीज मसाले आते हैं, रणवीर सिंह जिसका ऐड करता है, देसी चाइनीज, उसकी ये कंपनी थी। टाटा कंज्यूमर बॉट इट फॉर 5,000 करोड़, एज वेल एज स्मिथ एंड जोन्स, जो कि बहुत ही मेजर पास्ता, जिसके येलो कलर के पैकेट्स आते हो, अगर आपने देखे हो जो मैंने खाए हुए हैं इसलिए मुझे पता है। सिमिलरली डेट प्राइसिंग के अंदर वैल्यूएशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कहोगे यार हम वैल्यूएशन तो कंपनी की कर रहे हैं, तो डेट में क्यों उसका यूज आएगा? वेल, डेट में इस तरह से आ सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल शपूजी पालूंजी एक कंपनी है विच इज अ मेजर इन्वेस्टर, which is a minority investor, but they have the stake itself is valued at a very high value, right? They have approximately 20% stake in Tata Sons, which is valued at 2 lakh crores approximately. Now, but in their holding company of Shabuji Palanji, they have a lot of debt. They have a debt of, let's say, around 20,000 crores. So although their equity value, right, that same company which has a debt of 20,000 crores in their books, they have an investment in Tata Sons, which is valued unofficially at 2 lakh crores, right? So to refinance this loan, this company uses its Tata Sons shares to pledge it to its lenders and ask them that, sir, we are pledging you our Tata Sons share, right, which is of 2 lakh crores. So we want money so as to service our 20,000 crores of debt. आप कहोगे कि 10x की वैल्यू है इसकी, इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं, इतना सारा देने की क्या जरूरत है? इसका देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि टाटा सन्स इज अ स्पेशल सिचुएशन एंटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड, इट इज माइनॉरिटी वाइज कंट्रोल्ड बाय शपूजी पालुंजी। मेजॉरिटी स्टेक remains with Tata Trust and other allied entities of Tata's, and they don't allow Shapoorji Pallonji to offload their stake in the open market. Otherwise, Shapoorji Pallonji keeps on asking कि हाँ भाई अब हमें money raise करने दो by selling our shares and let us repay our debt. So what helps Shapoorji Pallonji in this case is that they get the valuation of their shares done so as to pledge it to the bankers and raise money, and that too at a lower finance cost to service their debt. We will also, guys, study how the valuation is done. What are the different methods of valuation? क्या क्या तरीके हो सकते हैं? Guys, most of you must be from commerce background. I am also from a commerce background, right? And commerce, as you and I have now come to realize, it's a very commonsensical thing. Of course, there are some things which become technical in nature, some concepts of SFM, but more or less हमें लगता है कि हाँ भाई मोटा मोटा प्लस माइनस अगर हम करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें समझ आएगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स वी विल यूज इन ट्राइंग टू value the companies and arrive at their valuations. Guys, after covering these aspects in first 3-4 sessions, we will move on to making financial models. Financial models will help us in arriving at discounted cash flow values, discounted value, present value of the business, and that will also become a very important part of our valuation. So in that, we will spend good amount of time, right? So that we can make basic financial models, right? If time permits, we will also go into advanced financial models, and we will take few examples of companies which are listed in the Indian stock markets and do their valuation as well.
बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. And as I said, as you already know, that all these aspects they go hand in hand, right? And they become a very important part of IB, which is investment banking. We will cover some portion of that too, right? So what can you expect at the end of the course? You can expect that you will be able to know all of this at the end of what we do, right? You will be able to make valuation reports of the companies. Within the valuation report, I will show you what valuation report looks like. You must have already seen, you might have already seen someplace. Within that valuation report, we will be covering a small part in this course. We will do a football field analysis. It's a very interesting thing, right? Wherein there is a whole range of valuation moving from, let's say, 100 rupees to 150 rupees. And we try and work out that, boss, what is the valuation of the company as per our estimate? What is the valuation of the company which is going on in the market? And then we try and take a call whether we should invest into it right now, we should wait, हमें क्या करना चाहिए. And of course, financial modeling. I will give you a small glimpse, and you will be able to make all of this by your own self. Guys, I am opening the valuation report of Hindustan Unilever. This report is of Systematics Institutional Equities. It's a reputed name, right? We'll go through this report and we'll try and understand that what exactly is being done here, right? So आप देखोगे systematic की ये report है जहाँ पे systematic is saying that 24th अप्रैल की इनकी रिपोर्ट है, 24th अप्रैल 2024. आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स आए हैं 24th of April को. On that same day, Systematics has given a report that as per them, the target price of the company is 2,500 rupees and the current market price is 2259. ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, ये इसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो कि आपको हर जगह दिखेगा, चाहे आप इक्विटी रिसर्च में जाइए, चाहे आप प्राइवेट बैंकिंग में जाइए. You will see that there is a certain format of how to present an equity report, and this is what it is. Right on the left hand side, you give the basic details that as per Bloomberg or as per other reporting terminals, this is the 52-week high and low. This is the market cap of the company. The 3-month average value, this is the 3-month average delivery value, that on a daily basis, $54 million worth of delivery is happening in the market. 54 million is somewhere approximately 400 crores worth of shares are getting traded of Hindustan Unilever every day in the stock markets. There is a financial snapshot which is given. There is a shareholding pattern. There is a 1-year stock comparison with the index in which it is. And here they are reporting. See, let's read this one para. Hindustan Unilever delivered a soft earning. However, earnings were in line with our muted expectations, with a weak top-line performance and decline in earnings, despite sharp gross margin improvement. While volumes were up 2%, negative pricing led to a revenue decline of 0.2% year-on-year, while adjusted PAT declined 2% respectively. Then they are talking about segmental levels. They're talking about their segments, and then they are talking that what led to the movement in the EBITDA margin. Then they gave their valuation and their view. They say, they are writing that we are cutting our future. We are cutting our future. What is by future? They mean that they have estimated certain earnings, right, for Hindustan Unilever, and they are cutting their estimates by 5 to 6% in view of the slower recovery and the results which have been given by the company. And then they go on to say that we maintain a hold. They're saying hold. जिसके पास share है वो अपना hold करके रखो अभी, because they are saying as per them, their expectation is that the share price is going to reach to 2,500 rupees, 2,494. But they have cut their target price from 2825. And then they are saying, एक चीज लिखी है यहाँ पे, 47 times का multiple हम दे रहे हैं, which is at a 15% discount to their 5-year average valuation multiple. So guys, what we are going to cover here is this valuation and this view, right? In this course, in the next 3 to 4 sessions, and then in extension to our financial modeling part, we will try and come to our view. We will be able to give views about companies just like this, that boss, our expectation is that we humbly submit
that this is, as per us, this valuation of the company, this is the current share price of the company, and we will give our opinion whether you should hold, whether you should buy more of their shares, or whether you should sell out and look for another investment opportunity. So this is going to be something that we will be able to learn, and we will be able to finally say, कि हाँ भाई, we are confident enough to give some view of a share. See how much, now we will quickly skim through this report, that they're talking about the management commentary, they are talking about the result highlights, they're talking about segmental level performance, right? So this is everything that they're doing. Now, this is something which is called company and industry analysis, which is all the more detailed, wherein you have to make assumptions, you have to build expectations, then you have to do sensitivity analysis, that if so many variables are there, right? If the variables change plus minus 5%, 10%, 15%, then what is the impact which is going to be there on the financials of the company, and how can it impact the valuation, right? So all of this is going to be done. See here they have projected financial year 25 expected, financial year 26 expected. Then they have done cash flow analysis. They have tried to find the operating cash flows, right? Investing cash flows, financial cash flows. And this is their whole team. जो हम देखते हैं कि भाई equity research में कितने लोग होते हैं, this is their big team, right? Who are involved into equity research. And see how many sectors are there. There are so many different sectors. Someone is covering finance, someone is covering healthcare, someone is covering pharma, someone is covering diagnostics, someone is covering consumer, someone is covering oil and gas, someone is covering metals, materials, industrials. So many sectors to look at, and everyone have their own expertise. When you start off, right, they give you something generic, then you try and build your expertise slowly as you go up. So this is something that we will do. What is the second part we will do, guys? We will create a football field template. इंटरेस्टिंग होगा, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आई एम श्योर. अभी ओपन हो रहा है गाइस. फुटबॉल फील्ड टेम्पलेट होता है जहां पे हमारा फाइनल क्रक्स हम प्रेजेंट करते हैं ऑन अ सिंगल स्लाइड. All the valuation techniques that we will do, right, they will be presented on a single slide, that this is how the work is being done. The file is opening, the file is opening. हाँ जी. ये देखिए, ये एक फुटबॉल फील्ड टेम्पलेट है जिसके अंदर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कंपनी की. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहले आप हम इस डायग्राम को देखते हैं, जो कि ये है. इसको फुटबॉल फील्ड क्यों कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे ना तो 40 से 120, राइट. सपोजिटली हम फुटबॉल फील्ड देख रहे हैं साइड की जगह सामने से, तो ये फुटबॉल फील्ड है, राइट. इसके अंदर हम वैल्यूएशन की एक रेंज देंगे. मान लीजिए हम डीसीएफ करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसके अंदर सेंसिटिविटी करते हैं, डिस्काउंट रेट्स के साथ हम प्लस माइनस खेलते हैं कुछ, तो उसके अंदर वैल्यू आती है 80 रुपीज, ऊपर आती है वैल्यू 120 रुपीज. फिर हम करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, या हम बहुत सारी वैल्यूएशन टेक्निक्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो करते हैं. और डिफरेंट वैल्यूएशन टेक्निक से डिफरेंट रेंज हमें मिलती है. किसी से 80 से 110, किसी से 90 से 150, किसी से 100 से 110. तो जितनी भी रेंज, हम जितने भी वैल्यूएशन मेथड्स लगाएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू गिव अस अ रेंज. हम एक पॉइंट ब्लैंक नंबर नहीं लेंगे, हम एक रेंज लेंगे. कि भाई मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका 50 का मल्टीपल होना चाहिए. मैं कह सकता हूँ कि भाई आप 40 का मल्टीपल दीजिए. आप कैसे कह सकते हैं नहीं नहीं सर 60 का मल्टीपल दो, 60 के नीचे दो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का काम ही नहीं चलेगा, इतनी क्वालिटी बेस्ड कंपनी है. तो 40 और 60 आपको रेंज दे देती है. तो सिमिलरली हम यहाँ पे फुटबॉल फील्ड के अंदर एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग, कि ये आपकी रेंज है, ये बड़ी वाली रेंज है, ये छोटी रेंज है. और यहाँ पे जो आपको रेंज मिलती है, इसमें से आप एक मीडियन लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दैट मीडियन लाइन is actually going to be the valuation that you and I can comfortably offer it to our reporting managers or reporting people or to our own self, that sir इतना समझ आता है कि इसकी इतनी मोटी मोटी रेंज होनी चाहिए वैल्यूएशन की,
और उस वैल्यूएशन को हम कहेंगे कि ये हमने वैल्यूएशन दी है। अब यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये फुटबॉल फील्ड है, जिसके अंदर एक आपने 52 वीक हाई एंड लो, कि भाई एक शेयर है उसका 52 वीक लो ये लगा, 52 वीक हाई ये लगा। आप कहते हैं कि भाई हमने डीसीएफ किया, डीसीएफ के अंदर हमें ये वैल्यूएशन मिल गई। कैसे मिली? 8% के वेटेड एवरेज से अगर आप 3% की ग्रोथ लगाओगे तो आपको मिलेगा 62 एट द सेम पॉइंट इन टाइम। सॉरी, अगर आप 9% का वेटेड एवरेज लगाओगे विद 3% ग्रोथ तो आपको मिलेगा नीचे का वैल्यू। एट द सेम टाइम अगर आप लोअर डिस्काउंट लेके 5% की ग्रोथ लगाते हो तो आपको मिलेगी 107 की वैल्यू। सिमिलरली आप एग्जिट मल्टीपल के बेसिस पे कर सकते हो, ये हम पढ़ेंगे बिल्कुल। यहाँ पे एक लीवरेज बाय आउट किया है तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन बना दी। यहाँ पे एक ईवीए बिड्डा का कंपेरेबल है यहाँ पे इस वैल्यू से, और यहाँ पे एक हमने वैल्यू ड्रॉ कर दी कि करंट मार्केट प्राइस तो भैया 80 चल रहा है, एंड एज पर अस हम कहते हैं मीडियन आती है वैल्यू 72 की, मिड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे हिसाब से तो जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, कि शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 80, वेयर एज पर अस जो वैल्यूएशन बनती है दैट इज जस्ट 73। So we can say that we can either sell or we can hold, but we will not recommend our investors or our reporting managers or to our own selves to buy more of this company. ये भी आप कर पाएंगे। एक और चीज हम क्या क्या कर पाएंगे ये तो बताओ। थर्ड चीज हम कर पाएंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसके अंदर हम 3 से 4 क्लास लेंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर ये एक है फाइनेंशियल मॉडल, जो कि हम देखेंगे अभी आपके सामने ओपन होगा टेस्ला का। इसके अंदर आप देखोगे कि कितने सारे वेरिएबल्स हैं जो कि हो सकते हैं कंपनी की अंडरस्टैंडिंग में, और कितना कॉम्प्लेक्स एक मॉडल बन सकता है, कितना सिंपल एक मॉडल बन सकता है, और हम किस एक्सटेंट तक अपनी अजम्पशंस ला सकते हैं और वैल्यूएशन को ड्राइव कर सकते हैं, both on the lower side and on the upper side. So guys, this is the valuation of Tesla. सबसे पहले हम किसी मेजर चीज पे आते हैं यहाँ पे। आप अगर देखेंगे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ वैल्यूएशन आउटपुट वाली शीट पे। कॉलम्स थोड़े छोटे हो गए हैं तो इनको ठीक कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिन्होंने वैल्यूएशन करी है उन्होंने कैसे करने का ट्राई किया है वैल्यूएशन। उन्होंने बेस ईयर लिया, यानी कि करंट ईयर। इसमें हम बेस शीट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए अक्टूबर 23 टेस्ला की इतनी सेल्स थी, लास्ट ईयर इतनी सेल्स थी, राइट। तो ये इनपुट शीट से फिगर आ रही है आपके पास। आप दोबारा आ जाइए आउटकम शीट पे तो आप देखोगे कि भाई इतनी इस साल थी, और ये ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का। अब हमने इतना 10th ईयर तक इतने का हम रेवेन्यू कर लेंगे, तो अभी जो 80 बिलियन का है रेवेन्यू वो हम कहते हैं कि 500 बिलियन का हो जाएगा। उसके बाद सर और बताइए। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई जो हमारा रेवेन्यू है फ्रॉम अदर सोर्सेज वो इतने से ग्रो करेंगे, सॉफ्टवेयर के इतने से ग्रो करेंगे, एंड टोटल रेवेन्यूज विल ग्रो बाय दिस फिगर। Then we assume on some basis, see how complex can it be? They are assuming that by the 10th year, the operating margin will stabilize at 10%. Then they are saying that operating margin for other segments is going to be at this. Then they are saying that this will be my operating income. Then they are giving a tax and saying that after reinvesting X amount, which is my capex, which I have to do, this will be my free cash flow to the company. And then they are discounting it by 10%, which is their discount rate on some basis, which we will be looking at in the future classes. And then they come at their present value. See, now present value of cash flows ऊपर से आ गई। आप देख पा रहे हो ना, ये सारा कॉलम जो सारा रो है ये हाईलाइटेड था, और ये टर्मिनल वैल्यू आ गई। ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, कि जहाँ पे हम कैश फ्लोज लेते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द फ्यूचर फॉर 5 6 10 years,
Then we discount them back. We try and compute their present values. We add them up, and then we say that, sir, this is the value of the business. We divide it by the number of shares, and then we give a value that this is going to be your market value or intrinsic value as per us. तो यहाँ पे जिन्होंने ये किया है, they are saying that estimated value per share as per them is $179 and Tesla's price is 197. So they are saying that as per us, sir, जो टेस्ला का प्राइस है वो 10% ऊपर है, तो आप होल्ड या सेल कर सकते हो। तो हम ये चीज भी सीखेंगे गाइस। इसके अंदर देखिए, दीज आर द इनपुट्स। से इनपुट्स या assumptions जो है ना, hundreds of variables can be there। जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैन बी impacted by so many things, राइट? अगर हम सिंपल, हम तो ये पढ़ते थे कॉस्टिंग में कि भाई प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो रेवेन्यू आ जाएगा भाई, लेकिन उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हैं। आपके हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, आपकी डिफरेंट जोग्राफीज हैं, आपके फ्यूचर में न्यू इनोवेशंस हैं, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्सोलीटनेस है, नए competitors आएंगे, you can enter into new business lines. There are so many variables that you can think just about revenue. Similarly, on the cost side, there can be so many different things. You will hire new workforce, you will train new manpower, you will build new factories. There can be some government regulations, there can be changes in taxation, there can be some innovation that you do for which you have to spend a lot of money into R&D. There can be fluctuation in tax rates which the government is charging from you, direct tax rates, corporate tax rates. So similarly guys, इसके अंदर इतने सारे variables हैं that variables are endless, right? जब हम बनाएंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे, but to give an understanding, we are looking at this financial model, but हम बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, but हम बनाएंगे। चलिए वापस आते हैं, back to our presentation, right? So again, coming back to our presentation, क्या क्या deliverable हम कर लेंगे? By the end of this course, we should be able to make three things. What? Valuation reports of companies. Within the valuation reports, हमें valuation बनानी आनी चाहिए। जो company industry analysis है वो हम बाद में देखेंगे, but इस course के अंदर हमें valuation बनानी आनी चाहिए of a company. Number 2, football field analysis हम करेंगे with using our different methodologies, and we should also be able to do brass tacks financial modeling. Brass tacks means कि हम basic financial modeling तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और अगर हमें टाइम मिलेगा और हम करना चाहेंगे तो हम एडवांस में भी जाएंगे। सर वेरी गुड जी, गुड जी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह, ये तो मेरे बारे में आ गई गाइस। अ लिटिल बिट अबाउट मी। सो आई पास सीए इन May 2016, देन आई डिड माय MBA फ्रॉम IIM Ahmedabad, right? During my articleship, I was with Ernst & Young in their assurance department. Then I did my industrial training also from Rural Electrification Corporation, right? Post that, after completion of CA itself, I had joined a financial brokerage company, right, on their investment side. And I was working there for, let's say, approximately 6-7 months. Meanwhile, I was studying for my CAT also. Then I went into IIM Ahmedabad. Over there, I got placed into an investment bank. However, I did not want to pursue that opportunity at that time. I wanted to join and do something of my own. So I came back, I started doing something of my own, right? And now I'm serving as a director at a leading brokerage firm, which is based out of New Delhi itself. And I'm totally full-time into financial markets. And I enjoy watching movies, and I like to run too. So this is something about me. I missed talking about it initially. So guys, okay, बोर कर दिया मैंने, अब आगे चलते हैं। So guys, this is how I view the world of finance, and I think you are also aware about it, right? Over here, we are just talking about that corporate finance होता है। Corporate finance we have studied in 11th, 12th. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप नॉन कॉमर्स से आते हो, तो आप हर जगह देखेंगे तो कंपनीज होती हैं, कंपनीज के अंदर उनके अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं। So that is the bedrock of everything which is happening up, right? Corporate finance is the basic. Corporate finance के ऊपर जब आपकी financial statements बन जाती है, auditors come in, they check that financials, they give their assurance that yes, we trust the management, we have taken representations from the management, they are trying to give a fair and true opinion about the financials. Then capital markets come in, जहाँ पे हम लोग आते हैं research. See, आपका जहाँ पे काम आने वाला है research. हम रिसर्च वाले लोग आते हैं, देन उनके ऊपर कौन आता है? उनके ऊपर आते हैं बाकी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एंड सबसे ऊपर द मोस्ट lucrative jobs are there at the top of the pyramid, which are the venture capitalists and the private equity people. And the most amount of compensation is also there.
एज यू कैन सी सबसे ज्यादा लोग नीचे, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जगह भी कम हो जा रही है और लोग भी कम ही पहुंच पाते हैं। तो लेफ्ट में तो है कि भाई क्या क्या है चीजें राइट करने वाली। राइट में कौन कौन है? राइट में है वो लोग जो लेफ्ट वाला काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स एंड देन अदर पीपल। गाइस एक ही स्लाइड है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप लोग आधा मिनट लो इसको देखिए। फॉर एनीवन इन द फाइनेंशियल फील्ड, गाइस आप अपनी स्क्रीन पे अगर देखो, एवरीवन हैज अ ड्रीम टू एंटर इनटू एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंपनीज। मेरे साथ तो था भाई, और अभी भी अगर मैं जो कर रहा हूँ नहीं कर रहा होता तो मैं यहाँ पे होना चाहता होता पक्का। गाइस भाई मतलब ऐसा क्यों है कि हम लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे? दे आर वेरी बिग नेम्स, दे आर ग्लोबल नेम्स, दे गिव यू अ ग्राउंडिंग विच नन अदर कंपनी, नो अदर कंपनी कैन गिव यू, right? They give you a lot of training, they invest into you. The people are very good. The work environment is very good. The work quality of work itself is very good. What we have to give, what they expect out of us, are long hours and dedication and sincerity. But guys, वो करना ही पड़ेगा from wherever that we start. Sincerity, dedication and long hours are needed everywhere in the private sector. अब तो पब्लिक सेक्टर के अंदर ही है, आप देखो कहीं पे भी, इवन पब्लिक सेक्टर पीपल, बी इट बैंक्स, आई इंटरैक्ट विद पब्लिक सेक्टर गाइस आल्सो, दे आर आल्सो सेइंग जितना काम हम करते हैं आजकल उतना तो हम प्राइवेट सेक्टर में ही कर लेते, कंपनसेशन भी शायद ज्यादा मिल जाती। बट गाइस अगेन कमिंग बैक टू आवर कोर्स एंड थिंकिंग अबाउट इट, वैल्यूएशन राइट एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग इज यूज्ड इन ऑल दीज 5 कॉलम्स। चाहे बैंकिंग में चले जाओ, चाहे प्राइवेट इक्विटी, चाहे मैनेजमेंट कंसल्टिंग, चाहे ड्यू डिलिजेंस और एमएन, everywhere you are going to be using valuation and financial modeling. चलिए गाइस, अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन होता क्या है, हमें कुछ तो पता है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं कोर्स में। लेट अस टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक दैट व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग इट। हमने ये तो समझा था कि भाई लोग करते हैं, बायर्स को चाहिए होता है, सेलर्स को चाहिए होता है, बट करते क्यों हैं? उसके लिए हम एक स्टेप पीछे लेंगे और ये सोचेंगे दैट व्हाई इज इट दैट वी सेव मनी, राइट? आई वुड वांट यू टू टेक 2 minutes to think that what is the need of us working in the private sector or the public sector, what is the need of earning money, what is the need of saving money, हम क्यों करना चाह रहे हैं? प्लीज टेक 10 seconds। हाँ जी गाइस, तो गाइस हम क्यों सेव करते हैं, क्या समझ आया आपको, क्या लगता है? गाइस देखिए, हम सेव करते हैं ताकि विद द ऑब्जेक्टिव दैट द मनी दैट वी सेव इन द फ्यूचर, इफ वी रिक्वायर सम फंड्स, right, for any of the purpose, it can be to meet any of our goals, it can be our, let's say, parents may plan for their children's marriage, children may plan after becoming adults, of course they may think of buying a new car, they may think of buying a home for themselves, they may think of starting a family and start saving for their children. Then as they grow older they may start thinking about their retirement, and these are all the things which everyone in their life faces, right? ये तो सारे aspects हैं जो हर एक पर्सन फेस करता ही करता है। बट एक और बहुत क्रिटिकल चीज है जो कि हम सोचते हैं कि भाई ना हो, बट उसके लिए हम सोचते रहते हैं, and that is an emergency. That emergency can be anything. That emergency can be a medical emergency, that can be a financial emergency of any kind, right? So जब भी हम सेव करते हैं, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन द इंडियन माइंडसेट, राइट, जहाँ पे हम लोग हैं, वहां पे हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार थोड़ा हाथ रोक के ही चलें, सेविंग जितनी हो पाए उतना हम सेव करें। हमारे पेरेंट्स यहाँ पे सोचते हैं इंडिया के अंदर कि भाई घर है या फिर कुछ हमें सेव करना है अपने बच्चों के लिए, वंस वी पास ऑन, राइट? वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये है कि भाई जो उनका घर होता है पेरेंट्स का, वो उनके पास ही रहता है। बच्चे आगे जब मूव आउट कर जाते हैं तो पेरेंट्स उसको ही मोर्गेज करके उसकी इनकम पर दे कंज्यूम दैट इनकम, दे डू नॉट लीव देयर एसेट्स टू देयर चिल्ड्रन। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, बट काफी लोग नहीं करते। इंडिया के अंदर ऐसा है ही नहीं, आपने सुना ही नहीं होगा पेरेंट्स नॉट गिविंग एसेट्स टू देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे पर्पस ये होता है कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीने का, थोड़ा कम खर्च करने का, जितना सेव हो सके उतना सेव करने का, विद द होप, with the expectation कि हाँ that there will be some time in future wherein we will upgrade, buy some assets, or just save money for a rainy day. That is the objective in mind. So guys, we save. Now how do we save? We save in different assets.
right? After money, after saving, we invest. So invest into different assets. It can be a financial asset, as you can see on your screens, right? It can be stocks, it can be a bond, it can be FD. And then later on, at the end of our working lives, we start withdrawing money from our savings. So guys, now equity is an asset class, right? जैसे हमने सुना कि भाई इन्वेस्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं और इक्विटी में कर सकते हैं। इन पांचों में ही कर सकते हैं। प्लीज आप ये मत कहना कि क्रिप्टो में कर सकते हैं, क्रिप्टो इज नॉट एन एसेट, इंडिया के अंदर है भी नहीं, ना इंडिया में होने वाला है। और क्रिप्टो प्लीज अगर आप करते हो तो प्लीज जस्ट थोड़ा बहुत ही किया करो, आधा 1% अपनी जो आपके पास स्पेयर फंड्स हैं उससे ज्यादा मत करिए। इट हैज नो बैकिंग, एनी डे इट कैन बी वाइप्ड आउट। सो इवन दो इट इज राइजिंग, मारना मत अगर डबल हो जाए यहाँ से भी। बट प्लीज ट्राई एंड अवॉइड क्रिप्टो एज मच एज पॉसिबल, फोकस ऑन दीज 4-5 एसेट्स। गाइस नाउ व्हाई इक्विटी? अब इक्विटी के ऊपर जोर इसलिए है, मैं अभी इसलिए डालने वाला हूँ क्योंकि इक्विटी ही इक्विटी की हम वैल्यू करेंगे आगे कोर्सेज में। फाइनेंशियल मॉडलिंग हम किसकी कर रहे हैं? क्या हम गोल्ड की कर रहे हैं? क्या हम रियल एस्टेट की कर रहे हैं? क्या हम डिबेंचर्स की करेंगे? नहीं, हम लोग इक्विटी की वैल्यूएशन करेंगे। जब हम इक्विटी की वैल्यूएशन करेंगे तो हमें ये जरूरी है जानना कि इक्विटी है क्या। क्या मैं इक्विटी में लोगों का पैसा तो डलवा रहा हूँ? मैं ये तो कह रहा हूँ बाकी लोगों को कि भाई टेस्ला ओवर वैल्यूड है, बट अगर मुझे खुद मान लीजिए अंडर वैल्यूएशन निकल के आ जाती, जो हमारा आया कि भाई 190 का शेयर चल रहा है और मेरी अगर वैल्यूएशन 400 रुपये आ जाती और 190 का चल रहा है, तो क्या मैं 190 में लेता? क्या मैं एडवाइस करता अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को कि आप इन्वेस्ट करो? तो इसलिए जरूरी है कि इक्विटी के पीछे बेसिस क्या है उसमें इन्वेस्ट करने का। गाइस इक्विटी एज वी अंडरस्टैंड, राइट, इट्स अ शेयर ऑफ अ कंपनी। शेयर मीन्स ओनरशिप। जब आप एक शेयर को देखते हो तो आपको एक शेयर का प्राइस दिखता है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको पूरी कंपनी की वैल्यू मिलती है। आज से आप एक चीज मान लो, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर प्राइस देखो ना, उसके पीछे ये जरूर सोचना कि भाई उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि हाँ यार ये कंपनी का इतना बड़ा साइज है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी है, रिलायंस है, आज 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप है उसकी। या फिर आप कोई और कंपनी सोचो, HDFC बैंक, उसकी 12 लाख करोड़ की है। भारतीय एयरटेल आप देखो उसकी 5 लाख करोड़ की है। NTPC आप देखो उसकी 3 लाख करोड़ की है। सपोजिटली इनको छोड़ो, आप अगर उनके बारे में बात करो स्टार्टअप्स की, लेंसकार्ट है, लेंसकार्ट की वैल्यू $5 बिलियन की आती है, 40,000 करोड़। ऑफ बिजनेस है, उसकी वैल्यू 40,000 करोड़ की आती है। स्विगी है, स्विगी का IPO आने की उम्मीद है इस साल, उसकी $10 बिलियन की वैल्यूएशन की बात होती है, 80,000 करोड़। जोमेटो कितने का चल रहा है? जोमेटो चल रहा है ऑलमोस्ट अब 1.6 लाख करोड़। शेयर प्राइस उसका 200 रुपए है भाई, 190। बट उसकी वैल्यूएशन आप सोचो तो 1.7 लाख, 1.8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। जब आप वैल्यूएशन के बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो कि इतनी वैल्यूएशन क्यों है भाई आखिर इस कंपनी की? तो फिर आप सोचते हो कि अच्छा इसके नीचे प्रॉफिट्स हैं। सिमिलरली आप इंडिया की बात करो, इंडिया का GDP कितना है? रीचिंग $5 ट्रिलियन इन सम डिस्टेंट फ्यूचर, बट अभी 4.2 है, राइट? बट पहुंच जाएंगे वहां तक। एंड सिमिलरली मार्केट कैप हमारा कितना है? अराउंड 4.2 ट्रिलियन ही है, अराउंड उतना ही है। शायद GDP थोड़ा बल्कि और कम ही हो, अराउंड 3.6 3.7 ट्रिलियन हो इंडिया का GDP। बट जो हमारा मार्केट कैप है दैट इज $4.2 ट्रिलियन। तो गाइज इक्विटी जो होती है वो कुछ नहीं है, वो ये है कि जो कंपनी है, बड़ी कंपनीज हैं एक कंट्री की, सारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी वैल्यू होती है, राइट? आप ऐसे सोचिए, अगर हम इंडिया को कहते हैं कि भाई मिस्टर मोदी हमें कहते हैं, PM मोदी, की भाई 2047 तक विकसित भारत का हमारा ड्रीम है। उसमें हम कहते हैं कि हमारी GDP अभी 3.5 या $3.6 ट्रिलियन की जो है वो हमारी हो जाएगी, 10x हो जाएगी, $36 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारी GDP, राइट? इतना हम टारगेट करते हैं, 10 टाइम्स का हम टारगेट करते हैं। तो जब एक कंट्री ग्रो होती है तो यानी उसके जो बड़े बिजनेसेस हैं, इंफोसिस, TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ONGC, कोल इंडिया, ये सारी कंपनीज भी ग्रो होंगी। अगर ये सारी कंपनीज ग्रो होंगी तो यानी ग्रो तभी होंगी जब इनके पास ऑर्डर्स आएंगे, रेवेन्यू इनका इंक्रीज होगा। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे तो इनकी वैल्यूएशन और इंक्रीज होगी। उसी वैल्यूएशन का एक टुकड़ा, एक शेयर मेरे पास भी है, तो यानी उस शेयर की भी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर एक कंट्री ग्रो हो रही है
तो उसके जो अच्छे बिजनेसेस हैं दे विल ऑल्सो ग्रो, दे विल ऑल्सो मेक मनी, दे विल ऑल्सो जनरेट प्रॉफिट्स, दे विल ऑल्सो थ्रो आउट कैश टू देयर शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज द होल बेसिस why the equity value of a company should also keep on going up, right? उसके पीछे बेस है. If a country is growing, then you are in the right place. If a company is growing, then you're doubly in the right place. And India is the place to be right now. This is one chart if you see on your screens. It is of the USA, right? ये S&P 500 है of the last 60 years. अगर आप देखोगे, it is a very long term chart जिसके अंदर columnar highlights हैं of stagflation, oil shocks, 2000 का .com crash, global financial crisis of 2008 and even the COVID pandemic. राइट, आप सारी चीजें देखो, इट इज मूविंग लाइक दिस. इसको अगर आप जूम इन करोगे ना तो अंदर बहुत खतरा दिखेगा. आपको दिखेगा 20% का फॉल 6 महीने में, आपको 2 महीने में 30% का फॉल दिखेगा. बट इफ यू जूम आउट एंड लुक एट द थिंग्स from a more patient point of view, then you will see that yes, equity is a good asset class to be in, given that you are patient, given that you don't require that money, right? Generally, more or less, equity जस्ट लाइक एनी अदर एसेट क्लास. आपने गोल्ड के बारे में कभी किसी को डरते हुए नहीं देखा होगा कि यार गोल्ड गिर जाएगा, गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो. या रियल एस्टेट के अंदर अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछे, या अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से पूछें, या अपने ताऊ जी से पूछें, फूफा जी से पूछें, मामा लोग से पूछें, तो आपको दिखेगा कि सभी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं लैंड मत लो, टूट जाएगी अगले दिन. बट शेयर जब आप लेने जाते हो तो धुक 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 होती है कि भाई शेयर ना टूट जाए अगले दिन, मेरी कैपिटल ना वाइप आउट हो जाए, मेरी पूंजी ना टूट जाए. हर एक को एक खतरा होता है. तो ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है वोलेटिलिटी इक्विटी की. इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसेट क्लास गलत है, बस ये है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ बीइंग वॉलेटाइल. गाइस, नंबर 2, लोग कहते हैं कि टाइमिंग करिए शेयर मार्केट में, कि भाई अभी आप एग्जिट लो, अभी आप बाय कर लो, अभी आप होल्ड कर लो, राइट? यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, यहाँ पे मैं कर जाऊंगा. ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है जो आपको बताएगा कि अगर, राइट, 2002 में 2 लोगों ने इन्वेस्ट किया और उनमें से एक पर्सन ने पूरी मार्केट के खाली 5 दिन छोड़ दिए, और वो 5 दिन उससे वो छूट गए जिस दिन मार्केट सबसे ज्यादा बढ़ी, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है. अगर 100 पे दोनों लोग स्टार्ट करते हैं तो एक जो बंदा है वो 400 पे पहुंचेगा, और जो दूसरा पर्सन है सेम वो 600 पे पहुंचा हुआ है ऊपर. और ये डिफरेंस खाली ये है कि टाइमिंग मिसमैच का, कि हम कभी एंटर करना चाहते हैं मार्केट्स में, कभी हमें लगता है कि डर लग रहा है, मार्केट्स बहुत ऊपर चली गई हैं, हम एग्जिट करना चाहते हैं, हम एग्जिट कर लेते हैं, और होता यह है कि शेयर वहां से और ऊपर चला जाता है, जो कि हम लोगों के साथ बहुत नॉर्मली होता है. भाई मेरे साथ तो होता है, जो शेयर बेच देते हैं वो ऊपर चला जाता है, और जो उसके बदले में लिया होता है वो नीचे आ जाता है. गाइस, एक थर्ड स्लाइड है जो कि प्रेजेंट कर रहा है ऑन द राइट हैंड साइड. अगर आप देखोगे रोलिंग रिटर्न्स होते हैं. ये डेटा 2017 तक का है. इसके आगे का डेटा मुझे रोलिंग का अ, आपको मैं शेयर करूंगा बाद में, बट अभी के लिए आप यही वाला देखो, उसके आगे और भी प्लस ही मिलेगा आपको. इसमें 4 चार्ट्स बने हुए हैं: 1 ईयर रोलिंग, 5 ईयर रोलिंग, 10 ईयर रोलिंग, 15 ईयर रोलिंग. 1 ईयर रोलिंग में आप देखोगे, विच मीन्स कि आप किसी भी एक पॉइंट पे अगर स्टार्ट करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट, तो उसके 1 साल के अंदर आप कहाँ पे लैंड करोगे. इसमें आप देखोगे कि जीरो के नीचे भी जा रही है लाइन, कि 1 साल पहले अगर मैंने स्टार्ट किया तो अगले साल तक मैं जीरो के नीचे हूँ, यानी कि नेगेटिव रिटर्न दी मार्केट में. सेम चीज अगर आप 5% पे ले आओगे तो आप देखोगे कि स्पाइक्स जीरो के नीचे कम जा रहे हैं. सेम चीज आप 10 ईयर पे ले आओगे, यानी कि मैंने 1 साल पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी 1 साल में, उसको मैं 10 ईयर के बाद अगर देखूं और उसका कंपाउंडेड रिटर्न निकालूं तो वो कितना होगा. तो आप देखोगे कि 2001 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी उनका कुछ पार्ट नेगेटिव था 2010 तक आते आते. ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने 2002 के अंदर जब .com क्रैश हुआ तब उसकी पीक पे इन्वेस्ट किया. इसीलिए आप देखोगे जिन्होंने 2008 में भी इन्वेस्ट किया ना, यहाँ पे थर्ड वाले चार्ट में, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे इस वाले की, अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आप देखोगे इसका रिटर्न जो है स्लाइटली लेस है जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, राइट? बट अगर आप 10 साल आगे 2018 में इसको 17 में देखोगे तो ये आपको प्लस ही दिख रहा है. सिमिलरली गाइज, अगर आप 15 ईयर के पीरियड पे देखोगे तो सब चीजें प्लस में हैं, विच अगेन गोज ऑन टू शो
that if you take a 15-year or 10-year horizon, there is only a 1% chance of returns less than zero and 0% chance of returns less than zero. This is the power of equities. एंड इसकी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, उस इक्विटी की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, उस एसेट क्लास की हम कर रहे हैं जिस पे हम ये कह सकते हैं भाई किसी को कि बॉस अगर आप 15 ईयर्स का या 10 ईयर्स का होराइजन देखेंगे तो आपका रिटर्न नेगेटिव नहीं जाएगा, इनफैक्ट आपका एवरेज रिटर्न 15% आने की संभावना रहेगी। गाइस फाइनेंशियल मॉडलिंग का जब हम करेंगे ना तो हम ये चीजें उसमें कवर करेंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम एक वॉक थ्रू करेंगे, जैसे अभी हमने टेस्ला का किया, तो हम एक और कंपनी का पूरा इन डिटेल देखेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में। उसमें हम कुछ अपनी अजम्पशंस बनाएंगे, टर्मिनल वैल्यूज को देखेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, हम सेंसिटिविटी करेंगे उन वेरिएबल्स की, हम उन वेरिएबल्स को थोड़ा हिलाएंगे, उनके साथ खेलेंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यूज कैसे इंपैक्ट होती हैं। हम फुटबॉल फील्ड एनालिसिस करेंगे अपने वैल्यूएशन रेंज की और हम वर्कशीट अपनी कंप्लीट करेंगे। गाइस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कवर करना यहाँ पे दोबारा जरूरी इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही सॉर्ट आफ्टर फील्ड है जो कि आपको करनी चाहिए इफ यू आर in the private sector and you are willing to spend time, right? Because this will give you a very good training, compensation wise also, network wise also, and also in terms of accelerating you in your career path. Investment banking becomes a very important field. इसको हम कवर कर सकते हैं in detail. We will be covering this in our investment banking course also, but just to give a brief outline, again investment banking includes all the capital raising जो हम करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि भाई आईपीओ आएंगे इस साल भी, स्विगी का आएगा, ओला इलेक्ट्रिक आएगा, फर्स्ट क्राई आएगा, राइट? एफपीओज जो आते हैं जैसे कि अदानी इंटरप्राइजेस का आया था और वोडाफोन आइडिया का आया। सिमिलरली जो है क्यूआईबीज आते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, ओएफएस आते हैं, ऑफर फॉर सेल्स, डाइवेस्टमेंट्स होती हैं, एमएनएज होते हैं। अगेन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बैंक्स आर देयर। compensation wise again very good. We will look at in that course how does a usual day look like, what are the skills which are expected from us. Of course we are taking those skills in this course also क्योंकि वैल्यूएशन हम कर रहे हैं और फाइनेंशियल मॉडलिंग भी हम कर रहे हैं। देन वी लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कि भाई प्लस तो है कि भाई पैसा मिल रहा है, नेटवर्किंग हो रही है, बट कॉन्स भी हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट देयर, देयर इज ओनली वर्क। देन हाउ डू वी गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? ऑफ कोर्स गाइस एक बार आप इस चीज को देखिए, सोचिए हम वैल्यूएशन वाले लोग इसमें कहाँ पे आएंगे? ये एक आईबी डील फ्लो है जो कि दिखा रहा है कि भाई अगर एक बायर और सेलर है तो वो लोग कैसे अपनी एमएनए ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। बायर लुक्स फॉर अ टारगेट कि मैं किसको उठाऊं, विच कंपनी टू बाय सो दैट either I can merge them into my company, which is called a, we had studied earlier, which is called a strategic buyer. And they can be a financial buyer, which can be a private equity firm or a venture capital firm. So they can buy a company and merge into themselves, or they can run the operations of the company by themselves. So हम यहाँ पे भी आते हैं बायर में, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि कौन से टारगेट को उठाएं, देयर एंड वी ट्राई टू वैल्यू दैट कंपनी। सिमिलरली सेलर जब आता है कुछ बेचने, दे ऑल्सो ट्राई टू वैल्यू देमसेल्व्स कि मैं कितने भाव के अंदर मुझे बेस्ट प्राइस मिल सकता है अपनी चीज का। देन दे गेट इनटू नेगोशिएशंस आफ्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेगोशिएशंस के अंदर दोनों साइड कहते हैं कि मुझे इतना दो, वो कहते हैं मुझे इतना दो, तो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। देन दे फाइनली क्लोज द ट्रांजैक्शन, साइनिंग इज डन। देन पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कंसल्टेंट्स का बहुत रोल आता है पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाली स्टेज पे भी और वैल्यू इवैल्यूएशन वाली स्टेज पे भी, बिकॉज दे ट्राई एंड गिव मैनेजमेंट द इंफॉर्मेशन दैट how much synergy will be there, how much cost can be saved, revenues can be increased, distribution can be expanded, margins can be enhanced, marketing administrative costs can be reduced. ये एक generic slide है guys. Again, company की managements, they are the strategy teams. They usually think with the help of the consultants whether we should go for an M&A or not.
Then they take the help of investment banks in scouting for opportunities. Then teams from both the sides, they do negotiations. Then final integration and merger closure happens. फ्रेंड्स, सो अभी हमने ये देखा कि पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं M&A प्रोसेस में. अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स आवर वैल्यूएशन साइड. सो वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज स्लैश बिजनेसेस. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनीज अपने आप में लीगल एंटिटी नहीं है, बस उनके पीछे लिविंग ब्रीदिंग बिजनेसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर कैश फ्लो लाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ के लिए. जैसे कि हमने एक और चीज बात करी थी कि भाई कॉमर्स के अंदर सब कुछ कॉमन सेंसिकल होता है. तो अब हम आगे बढ़ने से पहले वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अर्चित सर को बुलाएंगे और उनके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. आ जाइए अर्चित सर, आइए 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 आइए. हेलो 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 सर, ये तो एक एक्टिविटी करता है। भाई आपने तो कोट नहीं पहना हुआ, मैं भी उतार देता हूँ. जी सर। अर्चित सर के आते ही सर पढ़ के लाए। अर्चित सर के आते ही गर्मी हो गई यहाँ पे माहौल में. आ जाओ, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर अर्चित सर हमारे एक सेलर हैं, बायर हैं. एक मैं एक सेलर हूँ एक कमोडिटी का, जो कि आपको जल्दी ही पता लगेगी क्या कमोडिटी है वो. और अर्चित सर हमारी मार्केट में आए हैं कुछ सामान लेने के लिए. तो मैं यहाँ पे सर कुछ बेचूंगा आपको, तो आप मार्केट में आना जो आपको सामान लेना है, और फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ठीक है जी, चलिए जी. तो सर मैंने अभी एक अरे आप वॉकिंग करते हुए आओ, मार्केट में बाजार लगा है. आइए आइए आइए, बढ़िया सामान सस्ते में लेके जाइए. आइए 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 सर आइए. सर मैंने ना एक नई गाड़ी ली है अभी। हाँ जी हाँ जी. और क्या है, उस गाड़ी में ना मेरे को स्टीरियो लगाना है। जो जी. गाड़ी कंपनी वालों ने दी उसमें जी स्पीकर सर. लगा के नहीं दिया, तो एक स्पीकर अच्छा चाहिए मेरे को अच्छा. जिसमें बढ़िया मैं गाने सुन पाऊँ, दिलजीत के, नेहा कक्कड़ के। ऐसे मजा आ जाए बिल्कुल कि गाड़ी चले और गाने बजे उसमें। जी तो सर एक जी. बढ़िया स्पीकर दिखा दो फिर। बढ़िया सर, आप एकदम परफेक्ट जगह पे आए हैं. जो हमारा ग्राहक है वो तो भगवान के बराबर होता है, और आपने नई नई गाड़ी ली है तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सबसे पहले तो. ये सर थिंकिंग रिच की फीस से नहीं आई है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच। अच्छा सर, तो आपको स्टीरियो चाहिए ना. सर मैं आपको आज एक बहुत ही स्पेशल स्टीरियो स्टीरियो दिखाता हूँ, जो कि मैंने ही पिछले महीने में 2-3 महीनों के अंदर इसकी इन्वेंशन करी है. ये AI बेस्ड स्पीकर है जिसके अंदर मशीन लर्निंग इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. 1 महीने के अंदर हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, और आप इसको जब गाड़ी चलाएंगे अपनी बीवी जी के साथ, तो जो वो गाना सोचेंगे आप सोचेंगे, तो वो गाना धमाके से एकदम बजना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल उसी टोन और उसी स्पीड में जो आपके माइंड में है. अरे मतलब जो मैं सोचूंगा वो गाना बजेगा। और खाली वो नहीं बजेगा, उसके साथ वो आपको सजेशन और देगा कि कौन सा गाना आपके मन में आना चाहिए और आगे बजाने के लिए. ये तो बहुत ही अमेजिंग स्पीकर हो गया सर। आप तो फटाफट से बताओ कि ये कितने का है और कैसे मेरे को मिल सकता है। ये फटाफट से बता दो सर। ये सर स्पीकर है. अरे वाह। ये बिल्कुल इसका नाम है जिनारो. ओके। ये जिनारो एकदम ब्रांड, एकदम मैंने नया इन्वेंट किया है. सर हंसे मत, बड़ी मेहनत से ये लेके आए हैं हम. देखिए आप छू के देखिए. सर ये मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं 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 सर, ये हमने बिल्कुल एकदम इंट्रोडक्टरी 1 लाख रुपए के क्या प्राइस पे क्या स्टार्ट क्या किया क्या है. क्या क्या? सर ये एकदम इंट्रोडक्टरी ऑफर है. 1 लाख रुपए का एकदम हमारा ये स्पीकर है. इसका अच्छा करंट मार्केट प्राइस बच्चों, CMP फ्रेंड्स, करंट मार्केट प्राइस है 1 लाख रुपए. सर अच्छा। आप ना नोट कर लीजिए, आपके लिए मैं बड़ा मजा आ जाएगा आपको. मैं नोट कर लेता हूँ सर, क्योंकि मैं ना थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं हर चीज ना जब जब भी नंबर आता है तो मैं नोट करना शुरू कर देता हूँ। तो अच्छा आप अच्छा अच्छा. लेगा हाँ जी हाँ जी. 1 लाख ज्यादा लगेंगे तो, है ना। मेरे को ऐसे ना मजा सा नहीं आ रहा, कंफर्ट सा नहीं आ रहा कि एक नया टाइप का स्पीकर आपने इन्वेंट किया और ये 1 लाख का इसका प्राइस है। आप थोड़ा ये बताओ सर कि इसको आपको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, उसके हिसाब से सही मैं बता पाऊंगा ना कि 1 लाख इसके बनते हैं नहीं बनते, मैं कैसे इतने ज्यादा पैसे दूं आपको। सर ये प्रोडक्ट ना एकदम नया है, बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है. मैं आपको इसकी कॉस्टिंग, देखिए आप पूछ रहे हैं, मैं भाई समझ के बिल्कुल हमारे बीच में रहे बात, मैं बता दे रहा हूँ. बट हर एक चीज सर कॉस्ट से नहीं तोली जाती. उसके अंदर बहुत चीजें भी होती हैं भाई, R&D लगता है, उसकी मेहनत होती है. तो बाकी जब मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था तो उन रेटों के हिसाब से मुझे 50,000 लगे थे इसको बनाने में. सर बताइएगा मत नहीं बात. ठीक है ठीक है, हाँ जी. मैंने बस अभी से नोट कर लिया सर कि 50,000 आप कह रहे हैं कि आपको बनाने के टाइम पे लगे थे। सर अगर आज बनाएंगे तो कितने लगेंगे वो बताइए ना। हाँ सर, ये आपने पते की बात करी, क्योंकि सर जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तो कॉपर लगा इसमें, थोड़ा सा डायमंड डाला, थोड़ा सा गोल्ड की भी चीजें डाली हैं, तो अब चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं.
प्लस R&D के अंदर साइंटिस्ट वगैरह लिए थे AI वाले। तो सर आज की डेट में मेरा अंदाजा है कि करीब 75,000 में ये मैं बना पाऊंगा। ठीक है, सर बट बताइएगा मत, ये जो है ना ट्रेड सीक्रेट रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 75,000 आप कह रहे हैं कि इसको बनाने में लगते हो। जी जी जी। देखिए सर, मैं अभी आ रहा था ना गाड़ी से, जैसे मैंने बताया, तो क्या है कि मैंने वहां रास्ते में ही पढ़ा कि चैट जीपीटी स्पीकर और ऐसे करके बहुत सारे लोग सारे बेच रहे हैं। तो वो कितने का होगा सर, वो जो बाकी लोग बेच रहे हैं? अरे सर आप उन चक्करों में मत जाओ, वो सारे नकली बेच रहे हैं एक से एक, उन बातों में तो मत सर जाओ आप। सर प्राइस तो बताओ ना, वो भी बेच अच्छा, रहे हैं, वो भी एआई एआई बोल के बेच रहे हैं। सर वो नकली बेच रहे हैं, वो सस्ते में घटिया सामान देंगे आपको, सस्ते में नकली सामान है उनका वैसे 80,000 का जो वो बेचते हैं। ओके। बट जाओ मत, आप लिखो मत, ये बात नहीं है लिखने वाली। चलो अब ठीक है। अच्छा, तो सर एक चीज और बताओ सर कि ये जो स्पीकर है, ये आप अभी तो 1 लाख मेरे को कह रहे हो, लेकिन हाँ सही से जी। बताओ ना, फिर आपने कितने में बेचा है एक्चुअल में? 1 लाख, 1 लाख तो बोलने अच्छा के लिए होगा, आपने पिछले महीने और कितने का बेच रहे हो आप एक्चुअल में? सर देखिए, मार्केट में जो मैं बेच रहा हूँ ना वैसे, देखो अब आप आए हो नए नए, आपने गाड़ी ली है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लेके भी जाओ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बने। रिगार्ड करते हुए आप मान के चलो, मैं आपको 90,000 में दे रहा हूँ लोगों को, तो ठीक आपको भी दे दूंगा। बट सर एकदम इंट्रोडक्टरी ऑफर है ये, दूसरा मांगोगे तो 1 लाख में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो 90,000 का हो गया सर ये, ठीक है ना? तो ये सर स्पीकर, लेकिन कोई नई बात नहीं लगी सर मेरे को स्पीकर में। मतलब मैं जैसे आपको बताऊं कि बहुत जगह मैंने पढ़ा भी कि ऐसे स्पीकर तो दिख रहे हैं, कुछ नया है सर स्पीकर में? या फिर मैंने जैसे नोट तो कर लिया था कि आपको बनाने में इतना लगता है और अभी आप इतने का बेच रहे हो, मैंने नोट कर ली सारी चीजें, ये कुछ नया है भी इसमें? और सर एक तो सबसे बड़ी बात तो जो रह गई बतानी, जो कि आप इसको देखते ही आपके ऊपर कूदेगी, वो है कि ये स्पीकर खाली आपके लिए कॉस्ट का एलिमेंट नहीं है, ये आपको 1 ग्राम सोने का सिक्का भी देगा। है। साल खत्म होने के बाद आपके स्पीकर के अंदर यहाँ पे पीछे से आप यहाँ पे डिब्बी खोलोगे, तो एक सोने का सिक्का निकलेगा 1 ग्राम का, जिसकी आज की रेट के दाम के हिसाब से 22-24 कैरेट का सोने का सिक्का 7200 रुपये का आपको मिलेगा, 7.2% की रिटर्न 1 लाख पे। और तो और ये मतलब 20 साल तक आपको देता जाएगा, और आप सही से कंडीशन बनाओगे तो और आगे तक। अब आप कर लो DCF। समझ गए सर, समझ गए। तो मतलब सर आप फाइनेंस वाले लोगों के साथ डील करते रहते हो कि आपको डीसीए वगैरह पता है? सर आपकी गाड़ी के पीछे सीए चिपका है। अरे अरे अरे, तो मैं डीसीए से अगर सिखा दूं सर, तो मतलब मेरे हिसाब से अगर ये हर बार, सर लेके जाइए, आपको बहुत एक अच्छा मिनट लगेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, अगर ये हर बार अपना इतना रिटर्न देगा, तो फिर तो इसको डीसीए से वैल्यू करके 1 लाख के आसपास की वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल सही समझे सर, और आप इसका जो लुफ्त उठाएंगे वो अलग। ठीक है, ठीक है। तो मतलब हमारी, अगर मैं बनाने की कॉस्ट बोलूं, तो वो आपने बताई कि पहले 50,000 में आप बनाते थे, जी फिर अब आप इसको आज के डेट पे 75,000 में बनाते हैं। जी सर। और जो बाकी लोग हैं जो ऐसे स्पीकर दे रहे हैं, वो 80,000 में दे रहे हैं। जी सर। और नंबर 3, आपने ये बताया मेरे को कि भाई आपने पिछले महीने तक इसको 90,000 में बेचा था, तो आप 90,000 में भी बेच सकते हो। और नंबर 4 आपने बताया कि इसमें से क्योंकि ये गोल्ड का सिक्का निकलेगा हर बार, तो इसकी अगर हम वैल्यूएशन डीसीएफ से करेंगे तो शायद वो 1 लाख के अराउंड आ सकती है, इसलिए आप 1 लाख का प्राइस कह रहे हो। करेक्ट समझ गया सर। सर, मैं समझ गया। आपने सर एक चीज बोली थी बीच में कि अपनी वाइफ का, कि वाइफ के पसंद का गाना, तो सर ये इतना बड़ा डिसीजन है तो वाइफ से पूछ के लेना पड़ेगा, तो मैं वाइफ से पूछ के फिर आपको बताऊंगा अरे कि अरे स्पीकर ले सकता है सर, या नहीं। ठीक चलिए है सर सर। आपका इंतजार रहेगा। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू, यू, जल्द मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने किया एक्टिविटी, ये एग्जैक्टली इसी तरह से कंपनियां भी वैल्यू होती हैं, जैसे कि हमारा अभी स्पीकर जो हम लोगों का था, हमने वैल्यू किया। जैसे अर्जित सर ने सारी जो कॉमन सेंस लगाई, सारी उन्होंने मुझसे बातें पूछ डाली कि कहाँ से लिया, कितने में लिया, क्यों लिया, आजकल कितने का बिक रहा है, मेरे जान पहचान वाले कितने में बेच रहे हैं, इसमें क्या स्पेशल है, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली। वह सीरियसली एग्जैक्टली इसी मेथड के बेसिस पे हम कंपनीज को भी आगे वैल्यू करेंगे। आप जैसे क्लियरली देख सकते हो कि कंपनीज को वैल्यू करने का भी सेम ही तरीका है। हम जो उन्होंने, गाइस आपने भी, मैं पीछे से आपको कह भी रहा था, नच कर रहा था कि आप लिखते जाओ, ये पेपर है। एग्जैक्टली हम इसको 1 बाय 1 टेक्निकल टर्म्स में हम कितना भी कह दें, कॉमन सेंसिकल बात है। उन्होंने मुझसे सीधा आगे पूछा कि भाई कितने में बनाया आपने, कि भाई इस एसेट को बनाने की वैल्यू कितनी थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने बोली 50,000। फिर उन्होंने पूछा अगला, जब मैंने उनको कहा कि भाई आज सर पहले बनाने में थी, चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो उन्होंने सीधा फिर ये कह दिया अच्छा दोस्त आज का बता दो। तो मैंने उनको बोला कि भाई 75,000 का मिलेगा। इसको हम कह देते हैं टेक्निकल भाषा में एडजस्टेड हिस्टोरिकल कॉस्ट, या एडजस्टेड बुक वैल्यू, कि भाई सेम चीज को बनाने में आज के डेट में रिप्लेसमेंट वैल्यू कितने की है। तो ये हमने बोली 75,000। ये आपके रियलाइजेबल वैल्यू है एसेट्स के
जो कि आज की डेट में कितने की वो चीज मिलती है। सेकंड चीज सर ने जो हमसे पूछी, वो पूछा कि भाई आसपास वाले लोग कितने का बेच रहे हैं, कि भाई जो कंपेरेबल कंपनीज हैं वो आज के रेट में कितने की बिक रही हैं। उसके अंदर गाइस कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं। कुछ कंपनीज हो सकती हैं कि जो ज्यादा एफिशिएंट हो, उनके एफिशिएंसी आप कहोगे कैसे हम जज करें, आप कह सकते हैं उनके आरओई ज्यादा होंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होंगी, उनके टर्नओवर रेशियो ज्यादा होंगे, उनके एक्टिविटी रेशियोज बेटर होंगे, उनके ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा होंगे। तो हो सकता है वो कंपनीज हमसे बेटर हो तो उनको ज्यादा वैल्यू में बिकेंगी वो। हो सकता है कुछ कंपनीज हमसे नीचे हो, तो भाई मैंने उनको कहा कि भाई बाकी लोग नकली हैं तो वो 80,000 में बिकते हैं, तो उन्होंने उस चीज को भी कंसिडर किया। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भाई आप कितने में बेचते थे, पहले कितने में बेचे हैं, कुछ मुझे अपना भाई खाता दिखाओ, कुछ अपना इन्वॉइसेस दिखाओ। तो वो हमने बोला कि भाई 90,000 में बिकते थे। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछ डाला कि क्या हमारे स्पीकर के अंदर कोई खास बात है। तो हमने बोला जी हमारा स्पीकर तो एक सोने का सिक्का भी देगा 7,000 रुपये का। उन्होंने DCF करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 1 लाख की वैल्यू भी दे डाली। गाइज यही सारी स्ट्रैटेजीज ओवर द नेक्स्ट 3 सेशंस हम कंप्लीट करेंगे, इनके अंदर डीप डाउन करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे इनकी अप्रोप्रिएटनेस है, कहाँ पे नहीं है। कुछ कंपनीज होती हैं गाइस, सिक्लिकल कंपनीज हैं, कुछ हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, जिनके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू बहुत हैवी होती है, तो उनको हम रियलाइजेबल वैल्यू पे या रिप्लेसमेंट वैल्यू पे सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीमेंट कंपनीज देख सकते हो, वहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है। आप स्टील कंपनीज देख सकते हो, वहाँ पे पर मिलियन टन ऑफ स्टील की कितनी कैपेसिटी है उस बेसिस पे सोचा जाता है कि कंपनी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। आप पावर प्लांट्स को देख सकते हो, वहां पे सोचते हैं कि कितनी उसकी पर गीगावाट कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो गाइज कुछ कंपनीज होती हैं जो एसेट लाइट होती हैं, जैसे कि आप कहें कि भाई स्विगी है, जोमेटो है, इन्फोसिस है, TCS है, वहां पे एसेट्स है ही नहीं। उनके लिए रियलाइजेबल एसेट अगर मैं पूछूंगी भाई कितने का है, तो हो सकता है 10 टाइम्स चल रहा हो। कि भाई अगर 1 रुपए का कंपनी के अंदर वैल्यू है, 1 रुपए का कैश या बुक्स पे एसेट है, तो उसका 10 टाइम्स ऑफ बुक पे वो कंपनी बिक रही है मार्केट में। तो गाइज हम ये अप्रोप्रिएटनेस देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज लगानी सही रहेगी, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है गाइज, तो वहां से अब कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस वाली बात को ही, है ना, और आगे चलते हैं। अब इनको वन बाय वन ABCD को, कैटेगरीज को देखते हैं। अब सर तो चले गए, मैं कोट पहन लेता हूँ वापस। रुक जाओ गाइज। हाँ जी। तो गाइज आप इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट ऑफ लाइबिलिटीज। अब हम गाइज वन बाय वन इसको देखना स्टार्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पिक अप पेस राइट इन दिस सेशन। एंड नाउ हमने ब्रीफ इंटरव्यू introduction overview, now all of that we have covered. Now we are going to pick up pace and move forward, right? So guys, first things first, realizable value of assets net of liabilities, which is the book value. इसको देखते हैं ये क्या कहती है। गाइस इसके अंदर थ्योरी के अंदर जाएंगे तो दो ही चीजें मिलेंगी कि भाई आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, आप उसको पहचानिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज गोइंग टू बी ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी अगर आप लैंड लेते हैं या कोई भी आप एसेट लेते हैं तो दैट विल बी ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पॉइंट वन। जो एडजस्टेड नेट वैल्यू है गाइस, वो ये है कि करंट वैल्यू उसकी कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक कंपनी के अंदर मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो रिसेंटली NMDC करके कंपनी है, राइट, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पहले उसका नाम था, बट अब शॉर्ट फॉर्म NMDC ही है। तो उसका एक स्टील प्लांट था NMDC स्टील, और वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन का प्लांट था। 1 मिलियन टन का प्लांट लगाने के अंदर आजकल जो एवरेज कॉस्ट आती है वो करीब 6 से कुछ ना कुछ 8,000 करोड़ की आती है। वो उस कंपनी का पार्ट था, वो उस कंपनी में से निकला और उसने डीमर्ज होकर एक सेपरेट कंपनी बन गई। वो जब कंपनी लिस्ट हुई तो वो लिस्ट हुई मान लीजिए करीब 30 रुपए पे, और आज के डेट में उसका रेट विद इन स्पैन ऑफ नॉट इवन 1 ईयर इट इज नाउ कोटिंग एट 60। उसके अंदर वही था कि जो बुक्स पे NMDC की जो बुक्स पे था, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी स्टील प्लांट की, वो आती थी 4,000 करोड़ की। जब वो कंपनी डीमर्ज हुई, अलग से आइडेंटिफाई हो गई, तो जैसे ही मार्केट्स ने उसको रिकग्नाइज किया, तो वो सीधी कंपनी खुलते ही शूट मारते मारते ऊपर पहुंच गई, एंड नाउ इट इज एट 60 रुपीज। सो गाइस ये चीजें बहुत ही प्रैक्टिकली अगर आप लिंक करोगे तो आपको दिखेंगी। चलो हम देख लेते हैं एक बार, एंड NMDC को भी देखते हैं। मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ गाइस, ये है स्क्रीनर। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, इस पर आप कोई भी कंपनी को सर्च करोगे तो आपको मिलेगी वो। ये NMDC इसकी पेरेंट कंपनी थी। एक दूसरे टैब में हम ओपन कर लेते हैं NMDC स्टील को।
सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो इस कंपनी का ये चार्ट है और ये एनएमडीसी स्टील का चार्ट है। जब ये कंपनी लिस्ट हुई तो देखिए 30 रुपीज पे थी और फिर धीरे 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 करके अब ये 60 पे है। बट ऑफ कोर्स इसमें काफी सारी फ्लक्चुएशंस है, बट दिस इज ओनली इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। लास्ट ईयर ही ये लिस्ट हुई थी करीब February 23 में। अब इसकी मार्केट कैप भी देखोगे तो अब है 20,000 करोड़ और एनएमडीसी की आप वैल्यूएशन देखोगे तो अब है 73,000 करोड़। पहले ये जो शेयर था ये इसी के अंदर ही था, एनएमडीसी के। एक टाइम की बात है जब एनएमडीसी का अपना प्राइस ही 60 रुपए चलता था, 70 रुपए, ये देखिए जुलाई 2022 में ही। ये देखिए सितंबर जब कोविड हुआ था तो ये जो एनएमडीसी स्टील वाली कंपनी है ये एनएमडीसी के अंदर ही थी। एनएमडीसी का उस टाइम पे प्राइस 60 रुपए था। अब एनएमडीसी स्टील जो इस कंपनी में से निकल के हर एक शेयर होल्डर को जो एक एक शेयर मिला एनएमडीसी का, एनएमडीसी स्टील का, वही 66 रुपए है और एनएमडीसी का अपना ही शेयर 250 रुपए है। तो गाइस ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप मार्केट्स के अंदर आओगे, देखोगे, कुछ कैपिटल डालोगे तो आपको भी चीजें दिखेंगी। गाइस एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, इसको प्रैक्टिकली हम लिंक करते हैं। अभी जस्ट अभी लास्ट मंथ मार्च के अंदर ही अगर आप देखोगे ना तो मार्च के अंदर स्टार्टिंग में टाटा सन्स की न्यूज आई थी कि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है। और ये भी एक स्पेशल सिचुएशन ही थी। स्पेशल सिचुएशन यानी कि सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड टाटा सन्स टू bring out their IPO unless they are able to get a waiver from the Reserve Bank। इसका रीजन ये है कि टाटा सन जो अपने आप में एंटिटी है दैट इज एन एनबीएफसी, वो होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स है। आरबीआई के कुछ रूल्स हैं जो कहते हैं कि भाई एक जो इतनी बड़ी एनबीएफसी हो उसको एक एक्स पीरियड तक लिस्ट होने की रिक्वायरमेंट है। वो एक्स पीरियड जो एंडिंग डेट थी टाटा सन्स की थी सितंबर 2025, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक उनको लिस्ट होने की रिक्वायरमेंट थी। इनफैक्ट 2024 ही थी कि इस साल में ही लिस्ट होना है। तो इतने में मार्केट में न्यूज आनी स्टार्ट हो गई कि भाई टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है, टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है। और सारे रिसर्च एनालिस्ट लग गए कि हाँ भाई आईपीओ आने वाला है। और आईपीओ की रेंज भी दे दी कि 8 लाख करोड़ पे आईपीओ आने की उम्मीद है। 8 लाख करोड़, राइट? कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में हुए 3, 6, 7 और 5 और लगा दो, 12 जीरो। 8 लाख करोड़ की आईपीओ आने की उम्मीद की बात हुई। अब इसके अंदर देखिए हुआ क्या। एक कंपनी है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक कंपनी है, उसका अगर टाटा सन्स के अंदर 3% स्टेक है, ध्यान से सुनिएगा, एक कंपनी है उसका टाटा सन्स के अंदर 3% स्टेक है और न्यूज आनी स्टार्ट होती है मार्केट में कि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है 8 लाख करोड़ का। उसके बाद 3% की स्टेक की वैल्यू कितनी होगी? 15 सेकेंड्स लीजिए और सोचिए कि कितनी वैल्यू हो। और फिर जैसे ही आप सोच लें तो आप नेक्स्ट स्टेप ये सोचिएगा कि टाटा की कंपनी है, 24,000 करोड़ की जो वैल्यू आपकी निकलेगी, 24,000 करोड़, करोड़ विद 3 zeros प्लस 2 4, उसके अंदर आप उस कंपनी को अगर आप लेने जाओगे, हम पर शेयर की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, अगेन, राइट? अब हम जब कंपनियों की बात करेंगे तो हमने क्या प्रॉमिस किया है कि अब हम कंपनी को टोटल वैल्यू पे सोचेंगे। अब वो जो कंपनी है उसका 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जो कि टाटा सन्स के आईपीओ में है। आप उसको कितनी वैल्यू दोगे ये आप अपनी भावना अपने मन में रखिए एक बार। मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊंगा अब कि वो कंपनी कौन सी है और फिर हम देखेंगे कि उस कंपनी के साथ क्या चीज हुई। इसको क्रोम में ओपन कर लेते हैं गाइस। ये माइक्रोसॉफ्ट खुला हुआ है। हाँ जी, तो ये टाटा सन्स की यहाँ पे न्यूज है। यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि टाटा सन्स में फेच अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 7 to 8 लाख करोड़। इफ इट गेट्स लिस्टेड देन इट वुड बी अमंग द टॉप 4 लिस्टेड कंपनीज, है ना जी? यहाँ पे लिखा है। अब हम नीचे आते हैं। आईपीओ आने की उम्मीद है कि भाई 18 महीने में आ जाएगा, वही चीज September 25 तक। इसमें देखिए ये भी लिखा है टाटा सन्स वाज क्लासिफाइड एज एन अपर लेयर एनबीएफसी बाय द सेंट्रल बैंक in September 22, and any upper layer NBFC has a requirement to enter the capital market by September 25।
गाइस ये है शेयर होल्डिंग टाटा सन्स की। इसके अंदर देखिए 28% एक ट्रस्ट के पास है पैसा, 24% एक ट्रस्ट के पास है पैसा, बाकी ट्रस्ट के पास है। ये देखिए शपूजी पालुंजी वाली होल्डिंग जो हम कह रहे थे ना कि 20% है, 9% साइरस इन्वेस्टमेंट्स, 9% स्टर्लिंग, जो हमने बात करी थी कि डेट की प्राइसिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 20% स्टेक वो है। अब गाइस ये देखिए टाटा केमिकल्स, द डार्क हॉर्स। सो टाटा केमिकल्स हमारी कंपनी है जिसका 3% स्टेक है, जो हम कहते हैं कि भाई 24,000 करोड़ का होगा। अब हम देखते हैं टाटा केमिकल्स। गाइस क्या दिख रहा है यहाँ पे, टाटा केमिकल्स की कितनी मार्केट कैप है? हम्म टाटा केमिकल्स की मार्केट कैप है 28,000 करोड़, 1100 रुपए पे है। ये न्यूज कब आई है? ये गाइस न्यूज आई है March 5। चार्ट बना के देखें March 5 को क्या रेट था, 6 महीने का चार्ट। ये देखिए, ये स्पाइक देख लो आप। ये रेट था हमारा 900 रुपए का। ये स्पाइक मारा ये न्यूज आते ही। 900 रुपए पे कितनी, कोई मुझे जल्दी से बताओ। ओहो, मैं खुद ही देखना पड़ेगा। तो 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 28,000 की है इस कंपनी की, 1100 रुपए पे। तो इसका 20%, जब 900 रुपये थी तो 20% कम कर दो तो 24,000 ही मान लेते हैं मोटा मोटा। तो जितने की उसकी इन्वेस्टमेंट थी टाटा सन्स में, उतने की कंपनी की वैल्यूएशन चल रही थी। और जो उसका ऑपरेटिंग बिजनेस है टाटा केमिकल्स का, वो अलग। टाटा केमिकल्स की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है देखें। गाइस ये देखो, ये टाटा केमिकल्स की स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी है विदाउट इंक्लूडिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। गाइस प्रॉफिट देखो कितना सब्सटैंशियल है। March 23 1,500 करोड़, 2,500 करोड़ सॉरी, March 22 1,500 करोड़। उसके पहले कम था, उसके पहले यहाँ पे इन्होंने टाटा कंज्यूमर को बेचा था इसलिए यहाँ पे है। बट गाइस इस कंपनी को ना करते हुए भी आप 2,000 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट 12 मंथ्स का 2,000 करोड़ का प्रॉफिट, चलो कुछ नहीं, साल का 1,500 मान ले, 20 का मल्टीपल दे दोगे, 30,000 करोड़ की वैल्यू बन जाएगी कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेस की। प्लस 24,000 करोड़ का टाटा सन्स के अंदर स्टेक, टोटल 54,000 करोड़ हो गया। और कंपनी की कितनी वैल्यू थी उस दिन? 24,000 करोड़। 54,000 करोड़ की क्लियर कट वैल्यू की टाटा केमिकल्स की है। और कितने की रहे, और कितने पे चल रहा है? 24,000 पे। क्या आप लोगे? हाँ जी बिल्कुल लेंगे सर। गाइस जैसे ही न्यूज मार्केट के अंदर आई, सबने टाटा सन्स की होल्डिंग देखी, क्या किसकी शेयर होल्डिंग है, कहाँ पे किसके किसके हैं, और इन्वेस्टमेंट कर डाली, दे दनादन। गाइस सर्किट लगे हैं, सर्किट 3 दिन। ये देखो पहला सर्किट, यहाँ पे थोड़ी थोड़ा सबको आभास हो गया कि भाई कुछ हो रहा है, यहाँ पे न्यूज आनी स्टार्ट हो गई। ये देखो, ये अभी हम खड़े हैं 4 मार्च, सीधा सर्किट खुला, एक 6% का लग गया उस दिन। सर्किट नहीं लगा, बस स्पाइक मारा। अगले दिन 1,060 का 1,180, सर्किट 10% का। अगले दिन 1,180 का 1,315 सर्किट। और 1,315 पे भी रुका नहीं है गाइज, वो दिखा रहा है 1,350 का टॉप मारा है ऊपर, और फिर नीचे आया। तो गाइज ये भी हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। So guys, this is the realizable value of the assets. So this is one example of realizable value of assets. यहाँ पे अभी हमने इसका example ले लिया. Guys, we have already gone through one critical aspect, and that was that historical aspects are not important for all companies, right? जैसे हमने सोचा जो soft nature की companies हैं, who are into softwares, who are into intangible assets, let's say even Hindustan Unilever for that example, for an example, Nestle, Hindustan Unilever, Marico, Britannia, राइट, इवन दीज कंपनीज हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंजिबल्स। आप पूछोगे क्या है सबसे बड़ा इंटेंजिबल? है उनका ब्रांड नेम। भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर का फैक्ट्री चाहे एक हो, चाहे उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट हो 1,000 करोड़ की, उसकी फैक्ट्री हो, लेकिन जो सामान वहां से निकल रहा है ना, और एक और बंदा जिसके 1,000 करोड़ की फैक्ट्री हो, उसमें से जो सामान निकल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूनिलीवर की फैक्ट्री में से जो भी सामान निकलेगा ना, ब्रांड भी नहीं, आप नाम भी नहीं पूछोगे, कहोगे यार लीवर है, दे दो खा लो, तो अपने आप को साफ कर लो, गिफ्ट कर दो, कपड़े धो लो, एक सेकंड नहीं सोचोगे। वो जो ब्रांड है, वो जो ट्रस्ट है, उसकी एक वैल्यू है जो कि
रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो बुक्स पे एसेट्स हैं उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो यूनिलीवर को इस मैकेनिज्म से नापना या वैल्यू करना सही नहीं रहेगा। ऐसे एसेट्स चाहिए हमें जो कमोडिटी बेस्ड हों, जो सिक्लिकल हों, मान लीजिए माइंस हो गए, मेटल्स हो गए, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई, या फिर पावर प्लांट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स हो गए, उनको हम लेते हैं रियलाइजेबल एसेट्स में। रियल एस्टेट कंपनीज हो गई। अच्छा गाइस, एक चीज जो आप सोच रहे होगे, आप कहोगे कि भाई सौरभ आपने ये तो बताया कि भाई 54,000 करोड़ की वैल्यू थी, कंपनी 24,000 की थी, चलो सर 28,000 पे आ गई, उसके ऊपर क्यों नहीं जा रही? गाइस हुआ ये, दो न्यूज आ गई उसके बाद। एक तो ये न्यूज आ गई कि टाटा सन्स ने आरबीआई को अप्लाई कर दिया कि आप हमें वेवर दे दीजिए, कि हम जो भी आप कंडीशंस लगाएंगे उन कंडीशंस को हम मान्य करते हुए वी विल इंश्योर दैट वी डू नॉट बिकम दिस अपर लेयर एनबीएफसी, and we will try and recategorize ourselves by following the directions that you give to us, so that you do not put us the onerous condition to list. Guys, टाटा सन्स एक जो है एक प्राइवेट एंटिटी मान के चलिए, जिसके अंदर मेजर ट्रस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे उनके ट्रस्ट हैं जो ओनरशिप रखते हैं, वो नहीं चाहते कि वो चीज़ पब्लिक मार्केट में आए, वो उसको प्राइवेटली हेल्ड एंटिटी ही रखना चाहते हैं। बहुत स्क्रूटिनी होती है, बहुत कंग्लोमरेट है इतना बड़ा टाटा ग्रुप, टाटा सन्स के इतने सारे डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि हम पब्लिक मार्केट्स में हमें आने दिया जाए या हमें आना पड़े। और गाइस, पब्लिक मार्केट्स में आने का एक ड्रॉबैक ये है कि आपको अपनी कंपनी पूरी ओपन अप करनी पड़ती है, आप प्राइवेट एंटिटी नहीं रह पाते। कंप्लायंसेस आर सो मेनी दैट पीपल ट्राई एंड डिजिस्ट दैट नॉट टू पुट देमसेल्व्स अंडर पब्लिक डिस्क्लोजर। प्लस आपके मैनेजमेंट के अंदर भी इंट्रूजन होना स्टार्ट होता है, यू बिकम अकाउंटेबल टू एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स ऑल्सो। एंड गाइस, मोर इम्पोर्टेंटली आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा अपना शेयर। कोई भी अगर मार्केट में कंपनी आती है तो उसके अंदर सेबी का रेगुलेशन है, एज पर लिस्टिंग रेगुलेशंस एलओडीआर, कि इन अ स्पैन ऑफ टाइम, लेट्स से 3 इयर्स के अंदर या 5 इयर्स के विदिन, यू हैव टू डाइल्यूट 25% ऑफ योर शेयर होल्डिंग। Promoter cannot keep more than 75% of the shares with him. They have to dilute 20% of the shareholding, at least 20%, 25%, sorry. तो गाइस वो नहीं करना चाहते डाइल्यूट, वो चाहते हैं कि उनके हाथ में ही रहे। तो उन्होंने इसलिए वो अप्लाई किया, इसलिए शेयर ठंडा होकर नीचे भी आ गया। एंड गाइस, इसमें एक सेकंड भी कहानी चल रही है पीछे, विच इज अ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये चार एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू other four methods, including this one, deep diving into those valuation methods. Before doing that, हम इन चारों को समझेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। जो यहाँ पे आप कह रहे थे ना कि क्यों कम रह रहा है अभी भी डिस्काउंट, उसमें डिस्काउंट पे क्यों है अपनी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से, उसका रीजन है नंबर 2, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। इसके बारे में हम आज ही पढ़ेंगे और कवर करने का इसको बिल्कुल ट्राई करेंगे। बट उसके पहले गाइस, इक्विटी और एंटरप्राइज वैल्यू के बीच में डिफरेंस। गाइस, जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं ना, या जब भी हम कोर्स में करेंगे, तो फ्रेंड्स हम इक्विटी वैल्यू को ही कवर करेंगे। इक्विटी वैल्यू इज द वैल्यू विच इज असाइंड और एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटरप्राइज वैल्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्राइज वैल्यू एंड द इक्विटी वैल्यू। गाइस, एक छोटा सा डिटोर लेते हैं। आपको अगर याद हो ना, एक मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच होती थी, जो कि हमने ये फाइनेंस में पढ़ी थी, स्पेसिफिकली एसएफएम में, which used to say, right, and they had their hypothesis, so many assumptions कि भाई रिस्क फ्री रेट कॉमन रहेगा और मार्केट प्रीमियम कॉमन रहेगा एंड बीटा कॉमन रहेगा एंड लीवरेज बीटा कॉमन रहेगा, और उसके बाद वो फाइनली इस कंक्लूजन पे आते थे दैट इट डज नॉट मैटर वेदर अ कंपनी हैज डेट और इट डज नॉट हैज डेट, द वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज इज गोइंग टू रिमेन द सेम। Guys, in actuality what happens is that case is not true. अगर आप अपने माइंड से भी पूछोगे ना, सपोजिटली यहाँ पे कंपनी ए है एंड यहाँ पे कंपनी बी है, एंड यहाँ पे आप कहते हो कि भाई सर यहाँ पे जो है ना 100 की वैल्यू है कंपनी में इक्विटी, एंड मैं कहता हूँ कि हाँ दोस्त आप सही कह रहे हो, बट यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू 70 है, और जो दोस्त डेट है वो यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 30 है। एमएम अप्रोच कहती है कि ये दोनों कंपनी सेम है। गाइज, प्रैक्टिकली बैंक हो या शेयर होल्डर हो, हर एक
अवॉइड करना चाहता है डेट एज मच एज पॉसिबल, लोन देते हुए, या उस कंपनी में जितना कम लोन हो उतना उसको लेस रिस्की माना जाता है। तो गाइज ये चीज वैल्यूएशन में ऑलमोस्ट ऐसी है कि मानिए कि एबीसी, जो कि एमएम अप्रोच उसको पूरा डिस्कार्ड कर देती है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में इंटरप्राइज वैल्यू दोनों ही कंपनी की 100 है। सो गाइज दोनों ही केस में इंटरप्राइज वैल्यू दोनों की ही कंपनीज की 100 है, लेकिन इक्विटी वैल्यू ए की 100 है और बी की 70 है। तो गाइज ये जो इक्विटी वैल्यू है ना, हम इसको कवर करेंगे, बिकॉज वी विल बी लुकिंग एट वैल्यूएशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड इन द प्रैक्टिकल डोमेन। जैसा आप भी एक्सपीरियंस करोगे कि भाई कोई उधारी में अपना काम कर रहा है और कोई बिना उधारी का कर रहा है, चाहे उधारी वाला ना 2 पैसे ज्यादा कमाए, लेकिन उसको कहते हैं यही है कि भाई उधार के पैसे पे काम कर रहा है। और कहीं पे भी अगर बिजनेस में ट्रबल आता है ना, तो यार ये वाला बंदा जो पहले वाला है, जो बिना उधार के पैसे पे काम कर रहा है, वो तो 1-2 साल वैसे भी काम अपना चला लेगा। पैसा बना ही नहीं ना, इतनी ही दिक्कत आई ना। दूसरे वाले केस में क्या होगा, पैसा अगर नहीं बना लेकिन इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, ब्याज के अंदर पैसा निकल जाएगा, और उसकी वजह से कभी ना कभी फाइनेंशियल ट्रबल में लोग आ जाते हैं। यार आप वही सोचो ना, आईएलएफएस हो गया। आईएलएफएस पूरा इसी चक्कर में हो गया कि भाई मैंने पैसा आगे लैंड किया हुआ है लॉन्ग टेन्योर पे, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, सॉरी, और मैंने पैसा लिया हुआ है शॉर्ट टर्म टेन्योर पे। अब मेरी यहाँ पे रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आ गई, आगे समय पे पैसा नहीं मिला, मेरे हैंड हो गए ब्लॉक्ड। तो इसलिए डेट जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आईएलएफएस which had debt in the eyes of stakeholders has a lesser value, at least the equity value is lesser as compared to another infrastructural company who has lesser debt. So for us, value means equity value. Guys, market cap आपको पता है, enterprise value, as you can see, it means the value of the equity as well as the value of the debt of the company. Guys, enterprise value क्या होती है, आप कंपनी की मार्केट कैप और डेट ले लीजिए, ग्रॉस डेट, उसमें से जो एक्स्ट्रा कैश है वो हटा दीजिए, दैट विल गिव यू दी एंटरप्राइज वैल्यू। गाइस आप आगे बढ़ोगे, द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट शुड बी यूज वेयर अवेलेबल, अगर नहीं है तो हिस्टोरिकल ले लेंगे लाइबिलिटीज में माइनस करते हुए। देयर आर चांसेस दैट देयर इज नो लिक्विड सेकेंडरी मार्केट, इन विच केस बुक वैल्यू जो भी हमने ऊपर बोला वही चीज। गाइस कभी कभी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज होती हैं जो डाउनग्रेड या अपग्रेड देती हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करती हैं बॉन्ड की वैल्यूज पे, एंड वी विल फोकस आवर एफर्ट्स ऑन वैल्यूइंग दी इक्विटी। कहीं ना कहीं देखेंगे कि कुछ वैल्यूएशन मेजर्स होते हैं जहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू चाहिए होती है, तो वहां पे हम ईवी को भी कंसिडर करेंगे। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए एक कंपनी है जिसके अंदर कहीं पे, यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए एक ये कंपनी है, कंपनी ए, और एक है यहाँ पे कंपनी बी। गाइज यहाँ पे जो है ना, कंपनी ए में है डेट 100 रुपीज का, कंपनी बी में है 0, है ना जी। और गाइज इसकी जो है ना, इसमें कंपनी ए में कैश है 100 रुपीज का, और इसमें भी है 100 रुपीज का। और गाइज इस कंपनी की मार्केट कैप है 200 रुपीज, और इसकी भी है 200 रुपीज। अब आप बताओ कि इन दोनों की ईवी क्या होगी। आप मुझे दोनों बताना, इक्विटी क्या होगी और ईवी क्या होगी। लीजिए थोड़ा टाइम, सोचिए सोचिए सोचिए। तो हमारा ईवी क्या था, ईवी था मार्केट कैप प्लस डेट माइनस, ओहो, प्लस डी माइनस कैश, ठीक है, प्लस डी माइनस सी। मार्केट कैप आपको पता ही है, इक्विटी जो है वो मार्केट कैप है, ये खाली कंफ्यूजन था क्रिएट करने के लिए। जो इक्विटी है वही हम मार्केट कैप बोलेंगे, ठीक है। इसका रीजन मत पूछो मार्केट कैप क्यों है 100 या 200 क्यों है, ठीक है, बस है, पता चले कहें कि भाई एमएम की वजह से हो गया, एमएम का कोई रोल नहीं है। राइट, इंटरप्राइज वैल्यू
एक ही है 200 प्लस 100, 300 माइनस कैश 200 की हो गई। और बी की कितनी है? मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। थोड़ा अजीब सा लग रहा है? सोचो, जो थोड़ा प्रेशर आ रहा है ना माइंड पे कि अजीब सी क्यों लग रही है चीज, आपको लग रहा होगा यार बी है तो अच्छा, उसकी इंटरप्राइज वैल्यू भी नीचे है, लग रहा है ऐसा? ये मुझे फील होता था, बट आप सोचो इसको, आपको इसका आंसर मिलेगा। गाइज यही हमें करना है गोइंग फॉरवर्ड, हम यही ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि चीजें जो दिख रही हैं उसका मीनिंग क्या है। गाइज इसमें ऐसा है कि इंटरप्राइज वैल्यू ये बताती है कि मान लीजिए बी वाली कंपनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेट नहीं है इसलिए उसको लेते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू वैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि मैं अगर हूँ, मैं एक कंपनी हूँ एक्स, और मुझे ये दोनों दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर टाइप की कंपनीज हैं, ठीक है, सिमिलर बिजनेसेस में है ना, और सिमिलर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। मैं एक्स हूँ, मैं बायर हूँ, मैं एक बैंकर को अपॉइंट करता हूँ, मैंने आपको अपॉइंट किया। अब आप बिल्कुल अपने नजरिए से बताओ कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक ए या बी में से किसको कहोगे कि सर कंपनी एक्स को आप ले लो। मतलब मैं आपके पास आया हूँ एज अ prospective client, you are an investment banker, I have come to you, I have asked you कि सर ए को लूं, कि आप मुझे यार टारगेट ला के दो कि यार मुझे ये दो कंपनीज दिख रही हैं मार्केट में जो कि मेरे वाले धंधे में ही है, सिमिलर साइज है, सिमिलर रेवेन्यू है, सिमिलर प्रॉफिट्स है, सिमिलर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, और सिमिलर सिनर्जीज आएंगी, मैं किसको लूं? आप किसको सजेस्ट करोगे एंड वाई? क्या आप मार्केट कैप को कंसिडर करोगे, क्या आप इंटरप्राइज वैल्यू को कंसिडर करोगे? गाइस जिन्होंने भी ईवी सोचा है वो बिल्कुल सही है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए अगर मुझे कंपनी बी को उठाना है, तो मैं अगर उसकी पूरी मार्केट कैप, मान लीजिए पूरी प्रमोटर के पास है शेयर, तो मैं उसको 200 रुपये दूंगा सारे प्रमोटर से शेयर लेने के लिए, तो 200 रुपये गए। बट कंपनी के अंदर 100 है ना कैश, तो मेरी जेब से मेरा कितना गया, एडिशनल कितना गया, 100 रुपये गया ना। यही वो ईवी बता रहा है कि भाई मिस्टर एक्स, आप मुझे बोलोगे मिस्टर एक्स, अगर आपको कंपनी भी लेनी है तो आपको खाली 100 रुपये चाहिए अपनी जेब में, क्योंकि 100 रुपये तो बाकी उसकी अपनी जेब में है, उसके 100 रुपये और अपने 100 रुपये मिला के मैं प्रमोटर को दे दूंगा। ये मत पूछना आपकी भाई फिर मार्केट कैप 200 क्यों है उसकी, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट कैप होगी उस कंपनी की ज्यादा, बट हमारे एग्जाम्पल में 200 ही है। एज अ शेयर होल्डर ऑफ बी, अगर एक्स ऑफर दे कि मैं आपको 200 में ले लूं, तो आप मना कर दोगे, जी ना जी ना, मेरी कंपनी बेटर है, सुपीरियर है मेरी, मैं तो 400 में बेचूंगा, 200 मत भूलो। ये जो 200, रियल लाइफ में जो 100 की ईवी दिख रही है बी के नीचे 300 की होगी, 100 नहीं होगी, बट अभी के लिए 100 है हमारे एग्जाम्पल में। अब ए के अंदर कितना चाहिए होगा, ए के अंदर 200 मैं दूंगा मार्केट कैप लेने के लिए, मार्केट कैप का 200 का है, तो शेयर होल्डर्स को 200 रुपये दिए, 200 के अंदर कंपनी आ गई मेरे पास। डेट कितना है, नेट डेट नहीं, डेट कितना है 100, और कैश कितना है कंपनी में 100, तो 100 कट गए, तो मेरी जेब से 200 लगे। तो ईवी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बायर, इवन इन दिस केस बी इज बेटर। जो हमारा पहले कंफ्यूजन आया ना कि बी अच्छी कंपनी है, उसकी ईवी नीचे क्यों कर दी सर, ईवी नीचे कर दी, लेकिन बायर के लिए तो अच्छा है ना, तो बी ज्यादा अट्रैक्टिव है फॉर द बायर, तो बी अच्छी कंपनी है तभी तो उसकी ईवी नीचे आ गई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बायर, सेलर नहीं बेचेगा। बट अभी हम जो वैल्यू करेंगे गाइस वो इक्विटी की करेंगे, और आगे जाते हुए हम ईवी को कंसिडर करेंगे जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। चलिए वापस आते हैं। तो ये हमारी थी बात इक्विटी एंड एंटरप्राइज वैल्यू की। एक हम ये सम ऑफ पार्ट्स की अप्रोच और हम फॉलो करेंगे आज। गाइस इसको आप पढ़िए, सम ऑफ द पार्ट्स, एसओटीपी वैल्यूएशन इसको बोलते हैं। गाइस जब एक कंपनी होती है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, और हम उसकी वैल्यू करने का ट्राई करते हैं, तो हम उसको एसओटीपी वैल्यूएशन बोलते हैं। ऐसा क्यों है? गाइस कुछ कंपनी हो सकती है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में हो, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, किस किस के बिजनेस में है, रिफाइनरी के बिजनेसेस में है, जो कि उसका हिस्टोरिकल अर्स्टवाइल बिजनेस है, विच इज द मोस्ट कैश जनरेटिंग बिजनेस, बिकॉज ऑफ विच इट हैज बीन एबल टू एक्ट as an incubator and incubate two other businesses which are Reliance Retail and Reliance Jio Infocomm। तो गाइज जब रिलायंस की हम वैल्यूएशन करते हैं ना, तो एसओटीपी करते हैं कि यार मुझे इतना बताओ कि भाई आपके रिफाइनरी के धंधे की कितनी बिजनेस है, कितनी वैल्यूएशन बनेगी, उसको मैं कंपेयर करूंगा किनके साथ,
IOCL, BPCL, HPCL रिफाइनरीज, प्राइवेट हिस्टोरिकल जो ग्लोबल रिफाइनरीज हैं उनके साथ कंपेयर करूंगा, शेल, टोटल, है ना, तो रिफाइनरी का बिजनेस की वैल्यू मिलेगी। फिर मैं जो रिटेल वाला बिजनेस है उनको इंडिया की रिटेल कंपनीज के साथ मैच करूंगा, मान लीजिए डी मार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल हो गया, पहले वो भी था जो है फ्यूचर रिटेल, जो कि अनफॉर्चुनेटली बैंकरप्ट चला गया। उसके भी ग्लोबल एग्जांपल्स हैं, वॉलमार्ट है, कॉस्टको है लंदन में, यूके, वॉलमार्ट यूएस का हो गया, राइट, उनके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और सिमिलरली जो टेलीकॉम बिजनेस है उसको भारती के साथ, वोड आइडिया के साथ, इनके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। फिर इन तीनों की वैल्यूएशंस को मैं ऐड करूंगा और मैं प्रेजेंट करूंगा। तो एसओटीपी वर्क्स इन दोज कंडीशंस। गाइस एक और चीज जो एसओटीपी के अंदर हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि एसओटीपी एक्रेटिव भी हो सकती है और एसओटीपी नेगेटिव भी हो सकती है। गाइस क्यों? क्योंकि कंपनी हो सकती है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आप 24/7, है ना जी, सुना है, 24/7 में हम खाते पीते हैं रात में जब दोस्तों के साथ नाइट आउट होता है। देखिए उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी एसओटीपी पे ही वैल्यूएशन होती है उसकी। इसकी कंपनी लिस्टेड है बाय द नेम ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स। ये कंपनी, ये कंपनी जो है मालब्रो सिगरेट्स बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, 18,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इसका मेन जो बिजनेस है वो सिगरेट्स बेचने का ही है, 24/7 इन्होंने साइड में अपनी चलानी स्टार्ट करी थी। देखिए आप क्वार्टर्स में आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सेगमेंट देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टी एंड रिटेल प्रोडक्ट्स, है ना जी। इनके हम डॉक्यूमेंट्स में जाके देखते हैं, उसमें आपको दिखेगा बेटर। इस कंपनी ने अभी, चलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इन्होंने एक चीज रिसेंटली बताई थी अपनी कंपनी के बारे में, वो है ये, देखिए ये कंग्लोमरेट की तरह बिहेव कर रही थी, जिसमें से जो इनके सिगरेट के प्रॉफिट्स थे वो ये अपनी रिटेल चेन में डाल रहे थे। इन्होंने रिसेंटली इस डिसीजन लिया है जो आपके सामने खुलेगा, आप ही पढ़ के बताइएगा क्या है वो। ये हम इनके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में जा रहे हैं फ्रेंड्स। हर एक कंपनी कोई भी अगर क्रिटिकल चीज होती है तो उसको अनाउंस करना आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है। उसको अनाउंस करते हैं ये लोग अपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वाले सेक्शन में। देखिए यहाँ पे हम ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं, इन्होंने ये एक डिस्क्लोजर दिया है, देखिए देखिए देखिए, ये शायद ये दिया है 12, ये देखिए यही वाला है, पढ़िए जी। इसके पहले वाला गाइस ओपन करना जरूरी है। ये देखिए जी, ये देखिए गाइस इनकी 12 अप्रैल का डेटेड है ये। इसके अंदर ये क्या लिख रहे हैं, इसमें ये लिख रहे हैं दैट वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट फॉलोइंग अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द कंपनीज रिटेल बिजनेस डिवीजन बीइंग ऑपरेटेड अंडर द नेम ऑफ 24/7 एंड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ स्टेकहोल्डर्स feedback, long-term performance of the division since inception, prevailing market conditions of the retail sector, and long-term business strategy of the company, the BOD at its meeting held today has decided to exit from carrying the operations of its retail business division. बेच दिया, and the exit will be subject to completion of the necessary formalities. And then they go on to say that हमारा जो revenue था 24/7 से पिछले फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ था, जो कि हमारी टोटल रेवेन्यू का मात्र 10% है। And due to the prevailing market conditions and long-term business strategy of the company, we are exiting. हमें ये वाला सेगमेंट इतना नहीं जम रहा है, हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, हमें इस बिजनेस के अंदर दिक्कत फेस हो रही है, हमें लगता है कि हमारे प्रॉफिट्स हमें कहीं और डिप्लॉय करने चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी विल बी लुकिंग एट एग्जिट ऑपरेशंस, एग्जिट ऑप्शंस फॉर 24/7 डिवीजन। सो गाइस इतनी बड़ी चेन है, इतनी हमें अच्छी लगती है, बट कंपनी को समझ नहीं आ रही है, एंड कंपनी इज ट्राइंग टू एग्जिट फ्रॉम इट। एंड गाइस यू कैन सी दैट द मार्केट
द स्टॉक इज अप सिंस दैट अनाउंसमेंट। अगर आप देखोगे तो कहीं पे 12-13 अप्रैल को इन्होंने दिया और अब शेयर ऊपर ही है, 3500 रुपये लग गया। सो मार्केट इज अप्रिशिएटिंग देम दैट यस यू आर रिकग्नाइजिंग दैट दिस इज not beneficial for you and you are exiting it. So guys, this is what is written here. It is written sometimes a cash generative business may be funding the initial losses of a newer business, perhaps newer products or geographies. Setting of the losses of new business against the profits of the cash and applying a multiple to the combined earnings would lead to undervaluing the overall company, as this assumes that the losses of the new business will continue in perpetuity. ये exactly Godfrey Phillips में हो गई। देखो ये बिजनेस उन्होंने एग्जिट कर रहे हैं तो दिख रहा है कि भाई सिगरेट के प्रॉफिट्स और अलग से हाईलाइट हो गए कि यार इतने आएंगे, और उसकी वजह से कंपनी को वैल्यू मिल रही है। Valuing the newer business as zero also may understate the true value of the company. Even a loss-making business could be sold to another buyer, for instance. So guys, SOTP के अंदर अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी तरह से कैपिटल एलोकेशन कर रही है इनटू न्यू वेंचर्स जहाँ पे पोटेंशियल होगा फॉर कंपनी टू डू वेल, तो वो जो है बिजनेस को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम वैल्यू मिलेगी। अगर आप रिलायंस को भी देखोगे तो रिलायंस बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हुआ है बिफोर कोविड, उसके बाद वो स्पाइक मार के ऊपर निकल गया। अब रिलायंस को भी देखेंगे तो देखिए, ये देखिए हम जाते हैं रिलायंस पर। अब हम आए रिलायंस पर, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे। पिछले 2 साल से तो सब अच्छा चल रहा है। उससे पहले देखिए तो आप देखिए क्या, ये देखिए 10 ईयर चार्ट है रिलायंस का। इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए 14 से, ये देखिए कितना लंबा टाइम जेस्टेशन है। 450 रुपये जो 2009 में था, 2017 तक भी 500 रुपये ही पहुंचा, और उसके बाद धीरे धीरे पिक करते हुए ऊपर जा रहा है। जब से 2017-18 से 18 के बाद भी 3 टाइम्स हो गया गाइस विद इन 6 ईयर्स। रिलायंस ऐसी कंपनी विच इज सो बिग, ह्यूमंगस। सो गाइस एसओटीपी की वैल्यू तो है ना जी। सो गाइस अब हम एक काम करते हैं, आज के लिए यहाँ पे ही रुकते हैं। आज हमारा प्लान वैसे था बजाज को वैल्यू करने का, ये समझने का कि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पे क्यों है, प्राइवेट वैल्यू समझने का, और अगली क्लास में हमें ये करना है चीजें। तो गैस ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यू विल एंजॉय इट आई एम श्योर। एक चीज आप होमवर्क की तरह मान लीजिए, एक कंपनी देखिएगा स्क्रीनर पे, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसको ट्राई करिएगा वैल्यू करने का। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई एंड डिस्कस हाउ टू वैल्यू बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, what is the discount on its investments which is there prevailing in the market, why is it there, and we will think about its reasons, and then we will talk about other valuation methods also. It is a pleasure. Thank you so much. See you in the next class. Bye bye.